अध्याय 626 पवित्र भूमि। चूंकि यह उसकी तलवार की मंशा को पकड़ चुका था, इसलिए यांग ये ने फैसला किया कि वह इससे मौत तक लड़ेगा। उसने अपनी तलवार की मंशा को तलवार के आकार की तलवार की मंशा की ओर पागलों की तरह बढ़ने का आदेश दिया। हालांकि वह जानता था कि उसकी तलवार की मंशा उस तलवार के आकार की तलवार की मंशा को हरा नहीं सकती, लेकिन उसे आत्मसमर्पण करने की आदत नहीं थी। इसलिए भले ही उसकी तलवार की मंशा को कुचल दिया जा रहा था, वह उसे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था। ठीक उसी समय जब यांग ये ने उससे मौत तक लड़ने का इरादा किया, उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार का इरादा, जो बगल से उसके तलवार के इरादे का पीछा कर रहा था, ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि यह उसके तलवार के इरादे पर नहीं बल्कि तलवार के आकार के तलवार के इरादे पर हमला कर रहा था। वह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? यांग ये इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी उम्मीदों के अनुसार तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान स्वॉर्ड इंटेंट को निष्क्रिय होकर खड़े होकर युद्ध देखना चाहिए था। उसने वास्तव में कल्पना नहीं की थी कि जब उसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को भागने का आदेश देना बंद कर दिया और हमला कर दिया, तो वह तुरंत हमला भी कर देगा। क्या वह उस तलवार के आकार वाले तलवार इरादे से निपटने के लिए मेरे साथ सेना में शामिल होने का इरादा रखता है? जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये को लगा कि उसे तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादे का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से भागने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह वास्तव में तलवार के आकार की तलवार के इरादे के खिलाफ अकेले अपनी तलवार के इरादे पर भरोसा करके नहीं जा सकता था। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार का इरादा लड़ाई में शामिल होता, तो उसके पास एक मौका होता। जब तक तलवार के आकार की तलवार की मंशा नष्ट और खाली गई, तब तक उसे विश्वास था कि उसकी तलवार की मंशा कम से कम 10वें स्तर तक बढ़ जाएगी। यह एक अवसर था, इसलिए यांग ये ने तुरंत अपने तलवार इरादे को विस्फोटक रूप से आगे बढ़ने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। ठीक इसी तरह 3 अलग अलग तलवार इरादे आदिम शिवालय के भीतर लड़ाई में बंद थे। पवित्र भूमि। पवित्र भूमि को प्रोफाउंड महाद्वीप का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन यह भी इसके भीतर नहीं था, क्योंकि जिस दुनिया में पवित्र भूमि स्थित थी, वह अंतरिक्ष का एक स्वतंत्र पॉकेट था जिसे कई सेंट्रियल विशेषज्ञों ने मिलकर कई साल पहले बनाया था। इसलिए पवित्र भूमि को प्रोफाउंड महाद्वीप का हिस्सा इसलिए कहा गया क्योंकि अंतरिक्ष का वह पॉकेट अंत में प्रोफाउंड महाद्वीप पर ही था। पवित्र भूमि साधना का स्वर्ग थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रोफाउंड महाद्वीप की तुलना में 10 गुना अधिक प्रचुर थी, क्योंकि महाद्वीप के विशेषज्ञों ने महाद्वीप की सभी बेहतरीन आध्यात्मिक नसों को पवित्र भूमि में स्थानांतरित कर दिया था ताकि और भी अधिक विशेषज्ञ वहां जाएं और विद्रोही प्रोफाउंडर्स को दबाने में मदद करें। साथ ही उन्होंने पवित्र भूमि में बहुत बड़ी मात्रा में सर्वश्रेष्ठ विरासत भी स्थानांतरित की थी। इसमें तावीज बनाने, कीमिया, उपकरण शोधन, संरचना और अन्य सभी प्रकार की रहस्यमयी विरासतों का सबसे पूर्ण उत्तराधिकार था, जिसका प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह कहा जा सकता है कि प्रोफाउंडर महाद्वीप का भव्य इतिहास केवल पवित्र भूमि पर ही सही मायने में खोजा जा सकता है। पवित्र भूमि में जमीन के नीचे लगभग 10,000 मंजिलों वाला एक विशाल शिवालय था। यह पवित्र भूमि में जमीन के अंदर गहराई में था, और यह अनगिनत काले लोहे की जंजीरों से ढका हुआ था जो 300 मीटर से अधिक मोटी थीं। इसके अलावा लोहे की जंजीरें सभी प्रकार के रहस्यमय प्रतीकों और तावीजों से घनीभूत थीं। शिवालय के शीर्ष पर एक तलवार घुसी हुई थी। तलवार 1 मीटर से ज्यादा लंबी, 3 अंगुल चौड़ी और पूरी तरह से लाल रंग की थी, जैसे कि वह लावा में ढकी हुई हो। तलवार के ऊपर हवा में एक चिन्ह तैर रहा था, लेकिन उसमें मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत बारीक दरारें फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि संयम के इरादे को दर्शाने वाला यह चिन्ह किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टकराना। अचानक शिवालय के सबसे ऊंचे स्तर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पहला स्तर हिंसक रूप से कांप उठा और फिर तलवार थोड़ी हिली, जबकि उसके ऊपर चिन्ह पर एक और बारीक और लगभग अगोचर दरार दिखाई दी। सफेद वस्त्र पहने 2 वृद्ध व्यक्ति शिवालय के ऊपर प्रकट हुए और तलवार तथा प्रतीक को देखते हुए उनकी भौहें तन गईं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी जिसके माथे पर तिल था, गंभीरता से बोला, मिंग शा बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने प्रतीक को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, 100,000 साल का समय भी उन्हें इस दुनिया से गायब करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 100,000 साल। यहाँ तक अर्धसंत भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि वे सभी इतने सालों से अस्तित्व में हैं। उनकी पृष्ठभूमि और उत्पत्ति वास्तव में क्या है? तिल वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे पूर्वज भी उनकी पृष्ठभूमि और उत्पत्ति का पता लगाने में सक्षम नहीं थे, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठ भाई, इसमें अधिकतम 1 या 3 साल लगेंगे, और फिर मिंग शा जो पहले स्तर पर रहता है, भागने में सक्षम हो जाएगा। एक बार जब वह भाग जाएगा, तो वह निश्चित रूप से तलवार अग्रदूत को कुचल देगा। उस समय नीचे के स्तरों के सभी साथी संभवतः तुरंत जाग जाएंगे। वे तो जाग ही गए हैं, दूसरे बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा।
तिल वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही वे सील से बाहर निकलने में सक्षम हों, लेकिन उनकी संख्या हमसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए वे और भी अधिक विद्रोही प्रगाढ़वादियों के जागने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, विद्रोही प्रगाढ़वादियों ने भी समझदारी से काम लेना सीख लिया है और वास्तव में सेना में शामिल होना सीख लिया है। अगर वे इतने साल पहले प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में आने पर आंतरिक कलह में शामिल नहीं होते, तो उन्हें ऐसा भाग्य नहीं भुगतना पड़ता। वरिष्ठ भाई, अगर वे विद्रोही प्रगाढ़वादियों का एक हिस्सा हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने में सक्षम हैं, लेकिन अगर वे सभी पगोडा के भीतर से बाहर निकल आते हैं, तो पवित्र भूमि उनका विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। तिल वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि हाफ सेंट दायरे में सिर्फ विद्रोही प्रगाढ़वादी ही नहीं थे जिन्हें यहाँ सील किया गया था, यहाँ कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे संत दायरे के विशेषज्ञों के बराबर थे। ठीक इसी समय दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अचानक दूर की ओर देखा और उसे लगा कि वह अंतरिक्ष के आर पार देख सकता है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट गए 50 मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों में से केवल एक ही वापस लौटा है। वह अर्ध संत हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या? तिल वाले बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं और उसकी आंखें सदमे से भर गई थीं। उसके बाद उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, इससे पहले कि वह जल्दी से खबर को समझ पाता। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक गलती ने वास्तव में हमारे पवित्र भूमि को 59वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया। हा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद तिल वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बड़े भाई, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे पवित्र भूमि के सदस्य व्यर्थ कैसे मर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, चूंकि उस अर्ध संत और यांग ये ने हमारे पवित्र भूमि को इस हद तक अपमानित किया है, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हमारे पवित्र भूमि अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख पाएंगे? खासकर उस साथी यांग ये को। उसे खत्म किया जाना चाहिए, नहीं तो वह एक और अनफेटेड वन बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इतिहास खुद को दोहराए। तिल वाले बूढ़े आदमी की आंखें फड़क उठी जब उसने उन्मुक्त का जिक्र सुना, क्योंकि इतने सालों पहले वह आदमी जो उस महाद्वीप से आया था जिसे वे नीची नजर से देखते थे, उसने पवित्र भूमि को पूरी तरह से अपमानित किया था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद तिल वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या हमें पवित्र भूमि छोड़नी पड़ेगी? दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, कीमत बहुत भारी है। कुछ दर्जन मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को खोने से हमारे पवित्र भूमि की नींव को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम भी अर्ध संतों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सेनाओं को राक्षस जाति, शैतान जाति और महासागरीय कुलों के उन 3 अर्ध संतों से संपर्क करने का आदेश दें। उन्हें बताएं कि अगर वे उस अर्ध संत के खिलाफ सेना में शामिल होते हैं तो हम उन्हें 3 दिव्य आत्मा फल देने को तैयार हैं। तिल वाला बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से भावुक हो गया, क्योंकि दिव्य आत्मा फल अर्ध संतों की आयु बढ़ा सकते थे और केवल ऐसा फल ही ऐसा कार्य कर सकता था। इसलिए यह एक प्रकार का प्रलोभन था जिसका अर्ध संतों द्वारा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता था। भले ही उसे व्यस्त रखने के लिए 3 अर्ध संत हों, लेकिन अगर कोई अर्ध संत अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता है, तो हमारे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ निश्चित रूप से मर जाएंगे। बेशक अगर वे 3 अर्ध संत पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हों, तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होगी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से असंभव है, एक तिल वाले बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें बस उसे व्यस्त रखने और उस नियम का पालन करने के लिए उनकी आवश्यकता है कि मोनार्क रियल्म के विशेषज्ञों को प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। तिल वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसे समझ में आया और उसने पूछा, आप किसे भेजने की योजना बना रहे हैं? ईक्सी, बूढ़े आदमी ने कहा। ईक्सी। तिल वाला बूढ़ा आदमी मौके पर ही दंग रह गया और फिर उसने कहा, अगर वह आदमी यांगी उस गुप्त तकनीक और उस भयानक तलवार तकनीक को अंजाम दे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल असंभव है। आखिरकार उस गुप्त तकनीक के अपने दुष्प्रभाव हैं। भले ही उसके पास दुष्प्रभावों से निपटने के लिए उस अर्ध संत की सहायता हो, लेकिन वह थोड़े समय के भीतर लगातार इसका उपयोग करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा। भले ही वह अपनी नींव को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, लेकिन उसका स्वामी उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। तिल वाले बूढ़े आदमी ने गंभीरता से पूछा, भले ही वह बच्चा महाद्वीप से है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या ईक्सी उससे निपट पाएगी? ईक्सी ने कुछ समय पहले ही एक मोनार्क रैंक के शैतान को मार डाला था। बूढ़ा आदमी बोलते ही मौके पर गायब हो गया। चेहरे पर तिल वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, बहुत बढ़िया। वह व्यक्ति शायद पवित्र रैंकिंग में 8वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका रूप भी उसी स्थान पर गायब हो गया। 100,000 वर्ष। यह युवा गुरु अंततः भागने वाला है।
हा हा हा। अचानक शिवालय के सबसे ऊंचे स्तर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, और फिर शिवालय के शीर्ष पर तलवार और प्रतीक दोनों हिंसक रूप से कांपने लगे। डॉट डॉट डॉट। 2 दिन बाद प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट टकराना। अचानक पूरे महाद्वीप में भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी, और फिर आकाश से दिव्य बिजली गिरी, जबकि जमीन से लावा ऊपर उठने लगा। इस समय पूरे महाद्वीप में मोनाक क्षेत्र और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञ गड़गड़ाहट के स्रोत की ओर आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि एक अर्धसंत गिर गया था। एल्दम्यू अपने हाथों को पीछे करके खड़े थे, जबकि उनके मुंह के कोने पर खून के निशान देखे जा सकते थे। इसके अलावा उनके माथे पर एक छोटा सा अक्षर चमक रहा था। अचानक वह छोटा अक्षर गायब हो गया, और फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और एक काले रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी एल्दम्यू के चारों ओर दिखाई दिया। आप वास्तव में अपनी ताकत छुपा रहे थे, काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, और उसकी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता थी। क्योंकि शायद वह अपनी ताकत से लुओ तियान को हरा सकता था, लेकिन वह लुओ तियान को मारने में बिल्कुल असमर्थ था। हालांकि अंडरटेकर ने ऐसा किया था। दूसरे शब्दों में, अंडरटेकर की ताकत उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी। एल्दम्यू ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुम दोनों मुझ पर हमला करते हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक और को मार सकता हूं। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? यह सुनकर दोनों की पलकें झपक गईं। ऐसी बातें कहने का आत्मविश्वास उसे कहां से मिलता है? एल्दम्यू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उस दिशा में देखते हुए उसने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी विद्रोही प्रगाढ़ लोग या ये अर्धसंत या यहाँ तक कि पवित्र भूमि के सदस्य भी नहीं थे। यह अंतरिक्ष का वह विस्तार था। अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? क्या तुम तब भी हम में से किसी को मारने के लिए आश्वस्त रहोगे? ठीक इसी समय एक बूढ़ा आदमी जो नीले रंग का लबादा पहने हुए था, वहां प्रकट हुआ। अध्याय 627 विलय। एल्दम्यू ने आसमान से अपनी नजर हटा ली, और फिर उन्होंने कहा, महासागर सम्राट, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा बूढ़ा व्यक्ति जो महाद्वीप पर लड़ाई में कभी भाग नहीं लेता, वास्तव में यहाँ आया है। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। पवित्र भूमि ने वास्तव में 3 साथियों को क्या वादा किया था जिनका एक पैर कब्र में है और वे मेरे साथ मुसीबत की तलाश करेंगे? नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरे महासागरीय कबीले वास्तव में महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन मैं पवित्र भूमि द्वारा प्रदान किए गए इनाम को अस्वीकार करने में असमर्थ हूँ। एल्दम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी अपने जीवनकाल के अंतिम चरण में हैं, इसलिए एकमात्र ऐसी चीज जो आपके दिलों को छू सकती है, वह निश्चित रूप से दिव्य आत्मा फल है जो एक अर्धसंत के जीवनकाल को 300 साल तक बढ़ा देता है। चलो बकवास बंद करो और बस लड़ो। चलो देखते हैं कि क्या मैं अपने साथ एक और अर्धसंत ले जा सकता हूँ। महासागरीय सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने कहा, क्या तुम इतने आश्वस्त हो? क्यों ना हम एक बार कोशिश करके देखें? एल्दम्यू ने स्पष्ट शब्दों में कहा। एक अर्धसंत के पास कोई गुस्सा कैसे नहीं हो सकता? महासागरीय सम्राट हमला करने ही वाला था कि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा, एक भी दिव्य आत्मा फल हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लायक नहीं है। बोलते समय उसने एल्दम्यू को देखा और आगे कहा, हम आज यहाँ एक ही अनुरोध के साथ आए हैं, और वह यह है कि हम सभी को इस समझौते का पालन करना जारी रखना चाहिए कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बेशक अगर यांग ये सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लेता है तो समझौता प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है? एल्दम्यू ने उन पर नजर डाली और कहा, याद रखो तुम सबने क्या कहा था। अगर कोई मोनाक रियल्म विशेषज्ञ उसके खिलाफ काम करता है, तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे इलाके को मार डालूंगा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं हो रहे हो? महासागरीय सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। आप लुओ दाओ से कितने अधिक शक्तिशाली हैं? एल्दम्यू ने अचानक महासागरीय सम्राट की ओर देखा। महासागरीय सम्राट के हाव भाव थोड़े बदल गए। शायद वह लुओ दाओ से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह लुओ दाओ को इतनी आसानी से नहीं मार सकता। जब मैं उसे मार सकता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? एल्दम्यू ने कहा। महासागरीय सम्राट के चेहरे पर काफी भद्दा भाव था। अंत में उसने बस ठंडी आवाज में कहा और उग्रता से कहा, भले ही तुम मुझे हरा दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक भयानक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। एल्दम्यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर कहा, ठीक है, यह सब बस व्यर्थ है। ठीक है, मैं आपके अनुरोध पर इसलिए सहमत नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। मैं बस यह नहीं चाहता कि वह बच्चा मुझ पर निर्भर रहे क्योंकि उसे बड़ा होना है। बस इतना ही। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एल्दम्यू वहीं गायब हो गए। एल्दम्यू के चले जाने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, उनकी शक्ति संभवतः अर्धसंत क्षेत्र के शिखर पर है। भले ही उसने लुओ दाओ को मार दिया हो, लेकिन उसे निश्चित रूप से चोटें आई हैं। इसलिए अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो हम निश्चित रूप से उसे खत्म करने में सक्षम होंगे, है ना? महासागरीय सम्राट ने कहा। शायद वह हम में से किसी की जान नहीं ले पाएगा, लेकिन वह हमें बुरी तरह घायल जरूर कर सकता है।
सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, महासागर सम्राट, क्या आपको सच में लगता है कि एक दिव्य आत्मा फल उस कीमत के लायक है जो हमें एक अर्धसंत के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए चुकानी होगी? महासागर सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा, अगर हम उसे अभी नहीं मारते हैं तो एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हम चाहकर भी उसे नहीं मार पाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महासागर सम्राट तुरंत मौके पर ही गायब हो गया। वह वास्तव में आशा करता है कि हम अंडरटेकर से मौत तक लड़ेंगे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने महासागरीय सम्राट के चले जाने के बाद अचानक कहा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस मुड़ा, एक कदम आगे बढ़ा और फिर गायब हो गया। पवित्र भूमि हर जगह है, काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा और फिर वहीं गायब हो गया। उन तीनों के गायब होने के बाद एक और अधेड़ उम्र का आदमी यहां दिखाई दिया। अगर प्राचीन डोमेन सिटी के गूढ़ व्यक्ति यहां होते तो वे देख पाते कि वह प्राचीन डोमेन सिटी का नगर गवर्नर था। उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली, उसके मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और फिर वह वहीं गायब हो गया। प्राचीन डोमेन शहर के नगर गवर्नर के गायब हो जाने के बाद यहां एक बार फिर से जगह बदल गई और फिर एल्डम्यू फिर से यहां दिखाई दिए। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर नगर गवर्नर चले गए थे और फिर उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उनकी आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। आदिकालीन शिवालय। 2 दिनों की लड़ाई के बाद यांगे की तलवार की मंशा और तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार की मंशा ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था और इससे यांगे के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। इस बीच जियाओ युक्सी और अन्य लोगों ने यांगे के हाव भाव को देखकर तुरंत राहत की सांस ली। यांगे का हाव भाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा था, कभी कड़वाहट, कभी आश्चर्य, कभी खुशी। हर बार जब उसका हाव भाव बदलता तो उनके दिलों में कंपन पैदा हो जाती, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि तलवार के बीज के यांगे के शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था और वे नहीं जानते थे कि क्या वह पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएगा। सौभाग्य से दूसरे दिन की सुबह काम करने के बाद से यांगे के चेहरे पर मुस्कान थी और इससे उनके दिलों की चिंता कम हो गई। तलवार के आकार वाले तलवार के इरादे को यांगे के तलवार के इरादे और तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार के इरादे की संयुक्त सेना द्वारा पीछे धकेला जाना शुरू हो गया था। अंत में तलवार के आकार वाले तलवार के इरादे ने वास्तव में भागना शुरू कर दिया। यांगे बहुत खुश था। बेशक वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा और उसने तुरंत अपने तलवार इरादे को इसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादे ने भी ऐसा ही किया। वे दोनों तलवार के आकार के तलवार इरादे की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद तलवार के आकार की तलवार की मंशा अचानक रुक गई और यांगे की तलवार की मंशा के सामने निश्चल होकर लेट गई। यांगे अचंभित रह गया और दूसरा स्वॉर्ड इंटेंट भी अचंभित रह गया और वहीं रुक गया। क्या यह आत्मसमर्पण है? स्तब्ध होकर उसके मन में ऐसा बेतुका विचार आया था। यह बिल्कुल बेतुका था, क्योंकि क्या स्वॉर्ड इंटेंट वास्तव में आत्मसमर्पण करना जानता होगा? इस बीच तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादे ने यांगे की तलवार इरादे के साथ मिलकर अचानक वही किया। वह यांगे की तलवार इरादे के सामने निश्चल होकर लेट गया। ऐसा लग रहा था कि वे सहज रूप से कुछ प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन इसने यांगे को सचमुच उलझन में डाल दिया, क्योंकि वह स्वॉर्ड इंटेंट नहीं बल्कि एक मानव था। आखिरकार वे अभी जीवन मरण की लड़ाई में लगे हुए थे, फिर भी ऐसा दृश्य अचानक सामने आ गया। काफी समय बीतने के बाद यांगे को अंततः इसका कुछ अर्थ समझ में आया। इन दोनों तलवार इरादों को तलवार दाव के विशेषज्ञों ने कई साल पहले पीछे छोड़ दिया था और उन्हें पूर्ण तलवार इरादे नहीं माना जा सकता था। जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते वे तुरंत दुनिया से गायब हो जाएंगे और इतने सारे अलग अलग तलवार इरादों को निगलने के बाद भी वे इस तरह के भाग्य को भुगतेंगे। क्योंकि हालांकि उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, फिर भी यह तथ्य बदलने में असमर्थ था कि वे आधारहीन थे, इसलिए विनाश होने पर वे लुप्त हो जाएंगे। लेकिन यांगे की तलवार की मंशा वैसी नहीं थी। जब तक वह जीवित था तब तक यह हसीन थी। तो इन 2 तलवार इरादों का इरादा यांगे की तलवार इरादे के साथ विलय करना था। हाँ, उनका इरादा विलय करना था और भस्म नहीं होना था। अगर उन्हें भस्म कर दिया जाता तो उनकी चेतना पूरी तरह से मिट जाती, लेकिन अगर वे विलीन हो जाते तो उनकी चेतना संरक्षित रहती। एक हद तक इसका मतलब था कि वे अभी भी वही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे यांगे की तलवार की मंशा के साथ विलीन हो जाते तो वे अब बिना आधार के नहीं रह जाते। यांगे के जीवित रहते हुए वे शाश्वत होते। बेशक तलवार के आकार वाली तलवार की मंशा ने इस तरह से काम करने का मुख्य कारण यह था कि उसके पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। खतरे का सामना करते समय उसने सहज रूप से अपने लिए सबसे लाभदायक विकल्प चुना। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादे ने इस तरह से काम किया था क्योंकि यह बहुत अधिक बुद्धिमान था। यह जानता था कि यह अर्थहीन होगा भले ही यह यांगे की तलवार इरादे और तलवार के आकार की तलवार इरादे को निगल जाए, क्योंकि यह एक बार नष्ट होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।
यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपने अनुमान को आजमाने का फैसला किया। उसने पागलों की तरह अपनी तलवार की मंशा को घुमाया और उसे अन्य 2 तलवार इरादों पर थोप दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसका अनुमान सही निकला। तलवार के आकार वाला तलवार इरादा और अन्य तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादा उसकी तलवार इरादे की ओर बढ़े। अध्याय 628 मोयिक्सी। अन्य 2 तलवार इरादों के साथ विलय करना उतना मुश्किल नहीं था जितना यांग ये ने सोचा था, क्योंकि वे दोनों बहुत सहयोगी थे और बिल्कुल भी विरोध नहीं करते थे। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उन सभी 3 में अनगिनत अलग अलग प्रकार के तलवार इरादे शामिल थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से नए तलवार इरादे में विलय करने के लिए यांगे द्वारा धीरे धीरे समझ और खोज की आवश्यकता थी। सरल शब्दों में कहें तो इसमें समय लगा। जिस समय यांग यी 2 अन्य तलवार इरादों के साथ विलय कर रहा था, उस समय केंद्रीय क्षेत्र में कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई थीं। लुओ दाओ के पतन के बाद महान हान साम्राज्य के पास अब कोई अर्धसंत नहीं था, और इस तथ्य के साथ कि इसने 5 रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया था, महान हान साम्राज्य को वास्तव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और अब उसके पास केंद्रीय क्षेत्र के कुलों और संप्रदायों को रोकने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा, जब महान हान साम्राज्य के दबंग रवैये और लुओ जून की हरकतों को ध्यान में रखा गया, और खासकर जब प्राचीन काल के विशेषज्ञों को बुलाने के लिए लाखों लोगों की हत्या करने की लुओ जून की हरकतों का खुलासा हुआ, तो महान हान साम्राज्य की प्रतिष्ठा में भयंकर गिरावट आई और नश्वर सम्राट पूरी तरह से बदनाम हो गया। वह इतिहास में बदनामी झेलने वाला पहला नश्वर सम्राट बन गया। इसलिए अनगिनत कुलों और संप्रदायों ने महान हान साम्राज्य के साथ अपने गठबंधन को भंग करने की घोषणा की। उसके बाद उन सभी ने प्राचीन डोमेन शहर में दूत भेजे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि मानव दुनिया में केवल एक ही अर्धसंत था। इन कुलों और संप्रदायों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का सामना करने पर दिंग शाओयाओ ने सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद वैसा ही व्यवहार किया। आखिरकार, दक्षिणी क्षेत्र का मार्ग ऐसा नहीं था जिसका लक्ष्य मानव दुनिया को नष्ट करना था। अगर वह मजबूत बनना चाहता था, तो उसे दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में और भी अधिक शक्तियों को शामिल करना था। तभी दक्षिणी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ सकता था। हालांकि, उसने न केवल कुछ कुलों और संप्रदायों को अस्वीकार कर दिया था, बल्कि उन्हें दबाने के लिए सेना भी भेजी थी। उदाहरण के लिए, मोकबीला जो उस दिन चला गया था। कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो मुश्किल समय में अपने साथियों को छोड़ देते हैं। अगर यह उसके बस की बात होती, तो वह मोकबीले का सफाया कर देती। वास्तव में, दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा करने की ताकत थी। हालांकि, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि यांगे और मोकबीले के बीच एक संबंध था, इसलिए उसने यांगे को जागने के बाद निर्णय लेने देने का फैसला किया। केंद्रीय क्षेत्र के कई कुलों और संप्रदायों के साथ गठबंधन बनाने के बाद दिंग शाओयाओ ने सबसे पहले अराजकता के महासागर में सभी महासागरीय कुलों को खत्म कर दिया। महासागरीय कुल स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े होकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन जब दक्षिणी क्षेत्र की सेना ने उन पर दबाव डाला तो वे प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इस समय, दक्षिणी क्षेत्र की ताकत महान हान साम्राज्य के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त थी। जब उसने अराजकता के महासागर को साफ कर दिया, तो उसने दक्षिणी क्षेत्र, प्राचीन डोमेन सिटी और अराजकता के महासागर को एक क्षेत्र में मिला दिया। उसी समय, उसने प्राचीन डोमेन सिटी में सेना को अराजकता के महासागर में स्थानांतरित कर दिया। सब लोग उसके इरादे समझ गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि जिस क्षण यांगी जागेगा, उसी क्षण दक्षिणी क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र पर हमला करेगा। क्या इस समय महान हान साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र का विरोध कर सकता है? शायद ऐसा हो सकता था यदि यांगे न जागे, लेकिन यदि यांगे जाग गए तो दक्षिणी क्षेत्र का विरोध करने के लिए वह क्या कर सकते थे? महान हान साम्राज्य का शाही महल। इस समय, अधिकारी सम्राट के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन पूरा हॉल भयावह रूप से शांत था। यह लुओ जून नहीं था जो अभी सिंहासन पर बैठा था, बल्कि यह सम्राट था जिसने कुछ समय पहले अपना पद खो दिया था, सम्राट हान। युद्ध या सुलह? सम्राट हान की आवाज अचानक गूंज उठी, और फिर यहां मौजूद हर किसी के शरीर कांपने लगे। जाहिर है, सम्राट हान की प्रतिष्ठा और ताकत लुओ जून से कहीं बेहतर थी। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि चाहे उनकी प्रतिष्ठा और ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे लुओ दाओ के वचन की अवहेलना नहीं कर सकते थे। किसी ने सम्राट हान को उत्तर नहीं दिया क्योंकि उस व्यक्ति का इंतजार सिर्फ दुर्भाग्य कर रहा था। क्योंकि मौजूदा स्थिति ऐसी थी जहां महान हान साम्राज्य को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। यह निर्णय दक्षिणी क्षेत्र के हाथों में था। युद्ध? बेशक। ठीक इसी समय, हॉल के बाहर से एक आवाज गूंजी, और फिर एक पुरुष और महिला उनके सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने इस जोड़ी को देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि वे हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्य थे। दरअसल, इन सभी अधिकारियों और यहां तक सम्राट हान को भी पवित्र भूमि के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। क्योंकि अगर पवित्र भूमि ने उन्हें ऐसी कार्रवाई करने के लिए उकसाया नहीं होता, तो निश्चित रूप से महान हान साम्राज्य ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता जहां वह गंभीर संकट में होता।
हालांकि वे नाखुश थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत उन सभी ने राहत की हल्की सांस ली, क्योंकि साम्राज्य को कम से कम कुछ समर्थन तो मिला था और वह असहाय और अकेलेपन की स्थिति में नहीं पहुंचा था। सम्राट हान ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे खबर मिली थी कि 3 लोग आ रहे हैं। आप लोग केवल 2 ही क्यों हैं? उस आदमी ने सम्राट हान को थोड़ा सा झुकाया और कहा, जेन यून सम्राट हान को नमस्कार करता है। सम्राट हान के सवाल का जवाब देने के लिए, मेरा वरिष्ठ भाई युद्ध के लिए तरसता है। इस समय वह प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के सम्राट दायरे के विशेषज्ञों को चुनौती देने गया है, इसलिए कृपया उसकी अनुपस्थिति को क्षमा करें। यहाँ के अधिकारियों को उस व्यक्ति के बारे में तुरंत बेहतर धारणा हो गई जब उन्होंने उसे सम्राट के सामने झुकते देखा, क्योंकि पवित्र भूमि पर बहुत कम लोग थे जो अच्छे शिष्टाचार रखते थे। आपका वरिष्ठ भाई एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है, अधिकारियों में से एक ने पूछा। जेन यून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, वह केवल 8वीं रैंक का एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ है। वे सभी हैरान थे और उनमें से एक ने कहा, वह एक मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ को चुनौती देने गया था, जबकि वह मोनार्क रियल्म के 8वें रैंक पर था। कितना अज्ञानी। ठीक इसी समय जेन यून के बगल में बैठी महिला ने ठंडी हंसी में कहा, एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों के लिए मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को चुनौती देना असंभव नहीं है। आपके प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ कोई सच्चा विशेषज्ञ नहीं है। युद्ध में मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ को चुनौती देने की बात तो दूर, मेरे पवित्र भूमि में बहुत सारे लोग हैं जो एक्साल्ट रियल्म में रहते हुए साधना के क्षेत्र को पार करने और मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को मारने में सक्षम हैं। झेनलिंग, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो, झेंग यून ने डांटते हुए कहा, भले ही हम फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, फिर भी हम परफॉर्मर्स हैं और यही कारण है कि हमें अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में जुओ डेंगफेंग और याओ ये की मृत्यु क्यों हुई? मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने इस महाद्वीप के परफॉर्मर्स को कम आंका था। जेन लिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि यांग ये वरिष्ठ भाई इक्सी को हरा सकते हैं। जेन यून ने अपना सिर हिलाया और सम्राट हान की ओर देखा। सम्राट हान, मेरे पवित्र भूमि ने इस महाद्वीप के अर्ध संतों के लिए यांगे के गुरु के साथ एक समझौता करने की व्यवस्था की है। सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इसलिए हम तीनों आज मुख्य रूप से प्रोफाउंडर महाद्वीप में आए हैं, जिसका उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्र की सेना से निपटने में महान हान साम्राज्य की मदद करना है। सिर्फ तुम तीनों? सम्राट हान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जबकि वह पवित्र भूमि के प्रति बेहद नाखुश था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अभी भी पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है? क्या वे अभी भी उस साथी यांगे को कम आंकने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल नहीं। जेन यू मुस्कुराया, हमें महान हान साम्राज्य की सहायता की भी आवश्यकता है। सम्राट हान ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी ताकत पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यांगे कोई साधारण विद्वान नहीं है। मेरा मानना कि अगर वह आपके पवित्र स्थान पर भी होता तो वह सर्वश्रेष्ठ में से एक होता। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र की मौजूदा सेनाएं मेरे साम्राज्य की सेनाओं से आगे निकल गई हैं, इसलिए हो सकता है कि एक बार जब वे हमला करें तो मेरा साम्राज्य उनका विरोध न कर सके। जेन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सम्राट हान, यांगे को मेरे बड़े भाई के पास छोड़ दो। दक्षिणी क्षेत्र की सेना के लिए इसे हम दोनों पर छोड़ दो। बेशक हमें महान हान साम्राज्य के समर्थन की आवश्यकता है। सम्राट हान ने उनका आंकलन किया और कहा, आप दोनों ही एक साथ दायरे के 7वें रैंक पर हैं, है न? आपको दक्षिणी क्षेत्र की सेना का सामना करने का आत्मविश्वास कैसे मिलता है? ऐसा नहीं है कि मैं आप दोनों पर विश्वास करने से इनकार करता हूं, लेकिन यह मेरे साम्राज्य के लाखों सैनिकों के भाग्य से संबंधित है, इसलिए मुझे सावधानी से काम करना चाहिए। हम्फ, जेन लिंग ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने 3 छोटे झंडे निकाले और उन्हें लापरवाही से फेंक दिया। वे हॉल के 3 कोनों पर उतरे, और फिर जेन लिंग ने 3 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को निकाला और उन्हें उन्हीं कोनों पर फेंक दिया। जैसे ही ऊर्जा पत्थर जलने लगे, सभी की आंखों के सामने दुनिया तुरंत बदलने लगी। उनके सामने आग और लावा की एक दुनिया दिखाई दी। इसके अलावा आग और लावा से निकलने वाली गर्मी बहुत वास्तविक थी, और यह इतनी वास्तविक थी कि कई लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। सम्राट हान के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी, क्योंकि वह लपटों और लावा को देख रहा था, क्योंकि सम्राट क्षेत्र में अपनी ताकत के बावजूद वह वास्तव में इस भ्रम की खामियों और वास्तविकता को देखने में असमर्थ था। भले ही वह पवित्र भूमि से नाखुश था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत ही दुर्जय था। दुर्भाग्य से पवित्र भूमि के आधे संत आसानी से पवित्र भूमि को नहीं छोड़ सकते थे, अन्यथा दक्षिणी क्षेत्र आसानी से नष्ट हो जाता। झेन यून ने अपना हाथ हिलाया और यहाँ का दृश्य तुरंत सामान्य हो गया। झेन यून ने कहा, भले ही हम प्रगाढ़ हैं, हम गठन के स्वामी भी हैं। पवित्र भूमि में गठन में हमारी क्षमता सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफाउंड महाद्वीप के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा महाद्वीप के एक्साल्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ हमारे गठन से निपटने में बिल्कुल असमर्थ हैं।
जब तक हमें थोड़ा समय दिया जाता है, तब तक हम अराजकता के महासागर में एक असाधारण गठन स्थापित करने में सक्षम होंगे। यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। तुम्हारा भ्रम निर्माण उसके खिलाफ बेकार है, सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। जेन लिंग ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्या मेरे भाई ने आपको अभी नहीं बताया? हमारे वरिष्ठ भाई यिक्सी यांग ये से निपटेंगे। हमारा काम यांग ये से निपटना नहीं है, बल्कि आपकी सेना को दक्षिणी क्षेत्र की सेना से निपटने में मदद करना है। जेन यून ने कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं, सम्राट हान, और मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। आखिरकार, मेरे पवित्र भूमि ने यांग ये के लिए कई प्रतिभाओं को खो दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यांग ये के लिए मेरे वरिष्ठ भाई को हराना असंभव है। जब तक कि वह अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए उस गुप्त तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत न करे, बेशक। हालांकि, मुझे लगता है कि वह हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि भले ही वह ऐसा करके युद्ध जीत जाए, लेकिन उसकी साधना शायद आत्मिक क्षेत्र में उतर जाएगी। सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके सामने का स्थान अचानक थोड़ा हिल गया, और फिर उसके दिमाग में कई संदेश आए। थोड़ी देर बीतने के बाद उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने चौंक कर जेन यून और जेन लिंग को देखा। क्या आपके बड़े भाई का नाम मुयिक्सी है? जेन यून ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपको मेरे वरिष्ठ भाई के बारे में खबर मिली? सम्राट हान ने सिर हिलाया और कहा, एक आदमी जिसने खुद को मुयिक्सी कहा, 4 घंटे पहले असेंशन संप्रदाय में आया, और फिर उसने असेंशन संप्रदाय के दूसरे रैंक के सम्राट दायरे के बुजुर्ग को चुनौती दी। उस बुजुर्ग ने 1 घंटे से भी कम समय में हार मान ली। 1 घंटे पहले, वह अंतहीन संप्रदाय में पहुंचा। इसी तरह, अंतहीन संप्रदाय के एक सम्राट दायरे के विशेषज्ञ ने लगभग 1 घंटे तक उससे लड़ने के बाद हार मान ली। क्लियर रिवर संप्रदाय के लिए भी यही हुआ। वह अब दक्षिणी क्षेत्र की ओर जा रहा है। अध्याय 629 क्षितिज ताना, अराजकता का महासागर। इस समय, दिंग शाओयाओ और दक्षिणी क्षेत्र की सेना अपने चेहरे पर भारी भाव लिए आगे देख रही थी। उनके सामने थोड़ी ही दूरी पर एक युवक खड़ा था। उसने नीले और सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था, और उसके बाएं सीने पर एक छोटा सा अक्षर कढ़ाई किया हुआ था। वह बहुत बूढ़ा नहीं था और सिर्फ 20 साल का था, और वह घास के एक अनजान पत्ते को चबा रहा था, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक धूर्त मुस्कान लटकी हुई थी। उसकी कमर तक लटकी हुई चोटी के साथ, यह युवक और भी ज्यादा धूर्त लग रहा था। मुझे लगता है कि आप पवित्र भूमि के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे लगता है, पवित्र भूमि में आपकी रैंकिंग याओ ये से ऊपर है ना? डिंग शाओयाओ ने कहा। युवक ने घास का पत्ता थूक दिया और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य से, इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं है। डिंग शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया। आप, जुओ डेंगफेंग और याओ ये हॉलोव ग्राउंड्स में सबसे अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं, तो हॉलोव ग्राउंड्स आप सभी को सबसे कमजोर से शुरू करके क्यों भेज रहा है और सबसे मजबूत को क्यों नहीं? अगर आपने सबसे मजबूत को शुरू में ही भेज दिया होता, तो मुझे लगता है कि जुओ डेंगफेंग और याओ ये दोनों को शायद मरने की जरूरत नहीं होती। क्या आप अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यांग ये निश्चित रूप से उत्कृष्ट है, क्योंकि वह जुओ डेंगफेंग और याओ ये को मारने में सक्षम था, और वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है, भले ही उसकी तुलना मेरे पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी से की जाए। हालांकि, वह बस इतना ही है। मैं इसे इस तरह से बताता हूँ। पवित्र रैंकिंग के शीर्ष 5 में स्थान पाने वाले लोग अभी भी यांग ये को गंभीरता से लेने से इनकार कर देंगे, समझे? डिंग शाओयाओ ने कहा, अहंकार और घमंड केवल मौत लाएगा। युवक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में इस बात से सहमत हूं। लेकिन मुझे कहना होगा कि आप गलत हैं। उनका अहंकार और घमंड इस तथ्य से आता है कि उनके पास वास्तव में इसे समर्थन देने के लिए इतनी ताकत है। वास्तव में, मेरे पवित्र भूमि के खिलाफ जाने का आपके दक्षिणी क्षेत्र का निर्णय वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। मेरे पवित्र भूमि ने आप सभी को नष्ट नहीं किया है, इसका कारण केवल यह है कि हमें विद्रोही प्रगाढ़ लोगों से निपटना है। यदि विद्रोही प्रगाढ़ लोग नहीं होते, तो आप सभी और उस अर्धसंत का विनाश वास्तव में धूल उड़ाने जितना आसान होता। लेकिन तथ्य यह है कि आपके पवित्र भूमि ने व्यवहारिक रूप से अपने सभी सदस्यों को खो दिया है। डिंग शाओयाओ ने कहा। युवक जोर से हंसा और बोला, अब इस बारे में बात नहीं करते। भविष्य में आपको मेरी पवित्र भूमि की असली ताकत और भंडार के बारे में पता चलेगा। अगर मैं अभी इसके बारे में और बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं और आप सभी को डरा रहा हूं। आओ, यांग ये को खुद को दिखाने और मुझसे लड़ने के लिए कहो। अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। डिंग शाओयाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम हार गए तो तुम यहां से जा पाओगे? युवक ने कंधे उचकाए और कहा, मैं यहां केवल यांग ये को चुनौती देने आया हूं, न कि उससे मौत तक लड़ने। भले ही मैं पवित्र भूमि से हूं, लेकिन मैं इस तरह की चीज के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा।
यह वास्तव में बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। बेशक, अगर यांग ये में क्षमता है तो वह हारने पर भी जीवित रह सकता है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र को शायद नुकसान होगा, क्योंकि उसके अलावा तलवार सम्राट जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है, शायद सम्राट क्षेत्र के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे कनिष्ठ भाई और बहन के गठन से निपट सके। तुम अकेले नहीं आए, डिंग शाओयाओ ने धीमी आवाज में कहा। बेशक, युवक ने कहा, मैं यहाँ केवल यांग ये से निपटने आया हूँ। इस सेना से निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोग भी हैं। ठीक है, चलो बकवास बंद करो और यांग ये को खुद को दिखाने के लिए कहो। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि यह तलवार सम्राट किस तरह का व्यक्ति है। आखिरकार, उसने वास्तव में मेरे पवित्र भूमि की अवहेलना करने की हिम्मत की और यहां तक कि मेरे पवित्र भूमि की तलवार टीम और कृपाण टीम को भी नष्ट कर दिया। डिंग शाओयाओ चुप हो गया। यांग ये अभी भी नहीं जागा था, इसलिए वह उस युवक से कैसे लड़ सकता था। दूसरी ओर, कॉपस एंसेस्टर अभी भी अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। इस प्रकार, क्या दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी पवित्र भूमि से इस साथी से लड़ सकता है? जवाब था, नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि यांग ये अभी भी उस दिन अपनी ताकत बढ़ाने से उबर नहीं पाया है? युवक ने अचानक एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और कहा, अगर ऐसा है, तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। भले ही मैं अकेले आपकी सेना को नष्ट करने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरी ताकत इतनी है कि मैं कुछ दर्जन एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञों को मार सकता हूं और फिर भाग सकता हूं। टकराना। अचानक, अराजकता के महासागर के दूसरी तरफ आसमान में 100 से ज्यादा विशालकाय पहाड़ दिखाई दिए। ये सभी जहाज़ों के आकार के थे, लेकिन ये जहाज़ों से थोड़े अलग थे क्योंकि इन सभी विशालकाय पत्थरों के आगे एक बहुत बड़ी काली तोप लगी हुई थी। यह दृश्य देखकर यहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। वे निम्बस जहाज़ हैं। डिंग शाओयाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके पवित्र स्थान वास्तव में निम्बस जहाज़ लेकर आए हैं। निम्बस जहाज और साधारण जहाज दोनों ही वास्तव में प्राचीन काल के खजाने थे, लेकिन अंतर यह था कि साधारण जहाज निम्बस जहाजों की शक्ति और क्षमता की तुलना नहीं कर सकते थे। ठीक इसी क्षण की तरह, निम्बस जहाज उड़ सकते थे और कुछ हजार लोगों को समायोजित कर सकते थे, लेकिन साधारण जहाज ऐसे कारनामे नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निम्बस जहाज ऊर्जा किरणें छोड़ सकते थे जो मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को खतरे में डाल सकती थीं। यह सामान्य जहाजों के भीतर आक्रामक गठन की तरह ही था, लेकिन सामान्य जहाजों के आक्रामक गठन की तुलना निम्बस जहाजों की ऊर्जा किरणों से नहीं की जा सकती थी। डिंग शाओयाओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पवित्र भूमि वास्तव में ऐसे जहाज लाएगी, और उनकी संख्या तो 100 से भी अधिक थी। वे वास्तव में बहुत तेज हैं। युवक ने जहाजों को देखते हुए हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यांग ये खुद को दिखाता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बस उसे व्यस्त रखना है और आपका दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से इन निम्बस जहाजों के हमलों से बचने में असमर्थ होगा। कितनी अफसोस की बात है। मैं उनसे पहले यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं यांग ये के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा छोटा भाई, छोटी बहन और महान हान साम्राज्य वास्तव में इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। शाओयाओ, हमें क्या करना चाहिए? लू जियानयाओ से पूछा जो डिंग शाओयाओ के पक्ष में खड़ा था। डिंग शाओयाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और निम्बस जहाजों को देखा जो उनके पास आ रहे थे, और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। अचानक, उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा है, और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक उभरी। उसने कहा, अफवाह के अनुसार निम्बस जहाजों में एक कमजोरी है, और वह यह है कि वे बिजली के प्रति कमजोर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? जियाओ युक्सी और बाकी लोग थोड़े हैरान हुए, और फिर उन्होंने भी मुस्कुराहट दिखाई। सभी ने लेई लिन की तरफ देखा। इस समय, लेई लिन की ड्रेसिंग काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर बिजली का एक बोल्ट लटका हुआ था, और यह वायलेट क्लाउड लाइटनिंग द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा, एक छोटा बवंडर उसके सिर के ऊपर बैठा था, और यह 9वें नर्क की ठंडी आंधी से बना था। जहां तक नेदर घोस्ट फ्लेम की बात है, यह 2 पहियों में बदल गया था जो उसके पैरों के नीचे रहते थे। ग्रीनवुड स्पिरिट लेई लिन के हाथ में थी और कांप रही थी, क्योंकि लेई लिन उसे घूर रही थी और उसके मुंह के कोने से लार बह रही थी। यदि बैंगनी मिंक न होता, तो ग्रीनवुड स्पिरिट अब तक लेई लिन के पेट में होती। युवक ने लेई लिन को भी देखा और फिर उसे देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इसके अलावा, उसकी मुस्कान की जगह हैरानी ने ले ली और उसने कहा, एलिमेंट मोनार्क, यह कैसे संभव हो सकता है? प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में एलिमेंट मोनार्क कैसे हो सकता है? एक तत्व सम्राट। डिंग शाओयाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जब उसने उन निम्बस जहाजों को देखा जो अराजकता के महासागर के ऊपर आसमान में आ गए थे, तो वह किसी और चीज के बारे में सोचने में सक्षम नहीं थी। वह तुरंत बैंगनी मिंक की ओर बढ़ी और बोली, उसे उन सभी चीजों को आसमान से नीचे गिराने के लिए कहो, ठीक है? उसने लेई लिन से बात नहीं की थी क्योंकि लेई लिन व्यावहारिक रूप से केवल यांग यी और बैंगनी मिंक की बात मानता था। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया, और फिर उसने लेई लिन के सिर पर थपथपाया, इससे पहले कि वह आकाश में निम्बस जहाजों की ओर इशारा करती।
लेई लिन ने पलकें झपकाईं और फिर उसने अपना हाथ बैंगनी मिंक की ओर बढ़ाया। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, इससे पहले कि वह कुछ सोचती, और फिर उसके छोटे पंजे की एक लहर से लेई लिन के हाथ पर एक विशाल स्पिरिट फल प्रकट हुआ। लेई लिन ने स्पिरिट फ्रूट प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बिजली को बुलाना नहीं किया। उसने जल्दी से स्पिरिट फ्रूट का एक टुकड़ा खाया, और जैसे ही उसने इसे चबाया, उसे ऐसा लगा कि वह इसकी आदी हो गई है और आकाश से जहाजों को नीचे गिराने के लिए बिजली को बुलाने के बारे में पूरी तरह से भूल गई। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। थप्पड़। बैंगनी मिंक ने लेई लिन के सिर पर फिर से थप्पड़ मारा, और फिर उसने आकाश में जहाजों की ओर इशारा किया। लेई लिन ने अपने होंठ सिकुड़े और फिर लापरवाही से आसमान की ओर हाथ हिलाया। एक पल में आसमान धुंधला हो गया और घने काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। उसके बाद कई गड़गड़ाहटें गूंजने लगीं। डॉट डॉट डॉट। आकाश में झेन यून और झेन लिंग जो निम्बस जहाज में थे और समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जहाज के भीतर से तेजी से बाहर निकल आए थे। जब उसने अपने सामने चमकती बिजली को देखा तो झेन यून चौंक कर बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? अभी बिजली कैसे चमक सकती है? नीचे उस छोटी लड़की को देखो। झेन लिंग ने अचानक लेई लिन की ओर इशारा किया और आश्चर्य से बोला, वह एक एलिमेंट मोनार्क है। इसके अलावा यह एक लाइटनिंग एलिमेंट मोनार्क है। अरे, प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में एलिमेंट मोनार्क कैसे हो सकता है? एक बिजली तत्व सम्राट। जेन यून दंग रह गया, और फिर वह तेजी से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई कृपया उसे रोकें या हमारे निम्बस जहाज आज निश्चित रूप से यहाँ खो जाएंगे। लेई लिन की रक्षा करो। डिंग शाओयाओ की आवाज लगभग उसी क्षण गूंजी, और फिर दक्षिणी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों ने तुरंत लेई लिन को घेर लिया। वास्तव में, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरी पवित्र भूमि को भयंकर नुकसान होगा। इस बिंदु पर बोलते हुए युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्षितिज ताना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जैसे ही उसने वह कदम पूरा किया, एक धमाका हुआ, और जिस स्थान पर उसका पैर पड़ा था वह तुरंत ढह गया, जबकि युवक की आकृति उसी स्थान पर गायब हो गई। सावधान। डिंग शाओयाओ भयभीत हो गई और उसने लेई लिन को देखा। बाकी सभी ने भी लेई लिन की ओर देखा। इस समय एक व्यक्ति लेई लिन के सामने आया था, और यह पवित्र भूमि से आया हुआ युवक था। लेई लिन ने पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए थे क्योंकि वे लेई लिन की ओर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। हालांकि वे अभी भी बहुत धीमे थे क्योंकि एक तलवार पहले ही लेई लिन की छाती में घुस चुकी थी। एक क्षण में आकाश में काले बादल गायब हो गए और बिजली भी गायब हो गई। अध्याय 630। एक फेंकने वाला चाकू। टकराना। लेई लिन के भीतर से बिजली की अनगिनत चमक निकल रही थी, लेकिन युवक पहले ही 1 किलोमीटर दूर जा चुका था। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार जलकर काली हो गई थी। लेई लिन ने अपनी आंखें बंद नहीं की और न ही फटी, जैसा कि सभी ने सोचा था। उसका चेहरा बस पीला पड़ गया था और वह बेहद कमजोर लग रही थी। झनकार। ठीक इसी समय प्राचीन डोमेन शहर से अचानक तलवार की आवाज गूंजी। यहाँ मौजूद हर कोई पहले थोड़ा स्तब्ध था, फिर वे बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने देखा कि यांग ये के सामने आने से पहले आसमान में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उत्कर्ष क्षेत्र का प्रथम रैंक। युवक दंग रह गया, और फिर वह हंसा, ऐसा लगता है कि अपनी साधना में जबरदस्ती सुधार करने के लिए तुमने यही कीमत चुकाई है। यांग ये ने उस युवक पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह सीधे लेई लिन के पास चला गया। यांग ये को देखकर लेई लिन ने अपने होंठ सिकुड़े, और फिर उसकी आंखों में बिजली की एक चमक चमकी और उसने अपनी छाती में छेद की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह दर्द करता है। यांग ये ने छेद को हल्के से छुआ और धीरे से बोला, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, ठीक है? लेई लिन ने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, मैं बिजली खाना चाहती हूँ। उसने बोलते हुए बैंगनी बादल वाली बिजली को पकड़ लिया। यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए, और उसने कहा, क्या इसे खाने से यह मर जाएगा? लेई लिन ने सिर हिलाया और कहा, खाए जाने पर यह स्वाभाविक रूप से मर जाएगा। हालांकि मैं इसे तुरंत खा सकता हूँ, इसलिए इसे कोई दर्द नहीं होगा। यांग ये को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसने कहा, क्या तुम इसे नहीं खा सकते? बैंगनी बादल बिजली कुछ समय से उसके साथ थी, इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहता था कि यह दुनिया से गायब हो जाए। लेकिन मैं घायल हो गया हूं, और मुझे ठीक होने के लिए इसे खाने की जरूरत है। या मैं इस बेवकूफ लॉ को भी खा सकता हूं? लेई लिन ने थोड़े उदास स्वर में कहा। जब उन्होंने लेई लिन को सुना, तो कांपती हुई बैंगनी बादल बिजली कांपना बंद हो गई, लेकिन इसके बजाय नीदर घोस्ट फ्लेम कांपने लगी। लेकिन एक बार जब आप इसे खा लेंगे तो यह आपके साथ खेल नहीं पाएगा, यांग ये ने कोमल आवाज में कहा। लेई लिन थोड़ा हिचकिचाने लगी। हालांकि वह नेचुरल ट्रेजर खाना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि वे उसके साथ खेलें। इसलिए अगर वह उनमें से एक खा लेती, तो क्या उसके पास खेलने के लिए एक कम साथी नहीं होता? लेकिन अगर वह उन्हें नहीं खाती, तो उसकी चोट वाकई दर्दनाक होती। लेई लिन काफी परेशान थी। इस बीच
यांग ये ने अपना हाथ लेई लिन पर रखा और फिर उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा धीरे धीरे उसके अंदर प्रवाहित हुई। लेई लिन की आंखें जो आंसू के कगार पर थीं, तुरंत चौड़ी हो गईं जब यांग ये की बैंगनी गहन ऊर्जा उसके अंदर बह गई। थोड़ी देर बाद यांग ये अपना हाथ हटाने और उससे पूछने ही वाला था कि वह कैसा महसूस कर रही है, लेकिन लेई लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक विनती भरा भाव प्रकट हुआ, मुझे और चाहिए। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे बदला लेने के बाद तुम्हें और भी दूंगी, ठीक है। लेई लिन ने पवित्र भूमि से आए युवक की ओर देखा और फिर वह एक पल के लिए झिझकी। अंत में वह अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहती थी, इसलिए उसने अनिच्छा से यांग ये का हाथ छोड़ दिया। यांग ये ने अपना सिर रगड़ा और फिर बैंगनी मिंग का सिर भी रगड़ा। तभी उसने पवित्र भूमि से आए युवक की ओर देखा और उसने कहा, पवित्र भूमि मुझे मारने से इनकार करती है। चिंता मत करो, मैं एक दिन पवित्र भूमि को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा, कहने की जरूरत नहीं है, आप में बहुत क्षमता है, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि अगर आप तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के समान ही सिद्धियां प्राप्त कर लें तो भी मेरी पवित्र भूमि आपको नष्ट करने में सक्षम होगी। हमें केवल एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आखिरकार मेरी पवित्र भूमि बिना किसी ताकत और भंडार के 100,000 वर्षों तक विद्रोही प्रगाढ़ लोगों को कैसे दबा सकती थी। यांग ये ने कहा, मैं अभी केवल एक साथ दायरे में हूं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। युवक ने यांग ये को देखा और कहा, शायद तुम एक पल में मर जाओगी। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने कहा, तुमसे पहले के 2 अन्य लोग भी उतने ही आश्वस्त थे, लेकिन वे मर चुके हैं। मेरा विश्वास करो, तुम अगले होगे। कितना घमंडी। ठीक इसी समय झेन यून और झेन लिंग युवक के पास आए। झेन लिंग ने यांग ये को ठंडी निगाह से देखा और कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ इसलिए अजेय हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी ताकत है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि वे दूसरों की नज़र में सिर्फ जोकर हैं। क्या ऐसा है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, हम लड़ें तो कैसा रहेगा? मैं अपनी तलवार के 3 वार से तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? जेन लिंग क्रोधित थी, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह एक दुर्जय गुरु और अत्यंत निपुण थी। वह चुनौती स्वीकार करने और पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत रखती, चाहे वह कोई और हो या यहाँ तक सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी। हालांकि यांग ये का सामना करते समय उसे अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। प्रबुद्ध तलवार हृदय के धारकों को सभी गठन गुरुओं के लिए अभिशाप कहा जा सकता है। यांग ये ने उसे चुप देखा तो ठंडी हंसी हंसा और कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जोकर कौन है न? तुम मौत को दावत दे रही हो। झेन लिंग हताश हो गई और हमला करने ही वाली थी। हालांकि उसके बड़े भाई और उसके साथ खड़े युवक ने उसे रोक दिया था। युवक ने भाई बहन की जोड़ी पर नजर डाली और कहा, अगर मैं हार गया तो तुरंत निम्बस जहाज लेकर चले जाना। कोई भी अनावश्यक बलिदान मत देना, समझे? वरिष्ठ भाई यिक्सी, आप कैसे हार सकते हैं? जेन लिंग अविश्वास से बोला। मो यिक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पवित्र भूमि से मिली जानकारी काफी गलत थी। हमारे सामने यह तलवार सम्राट अभी तलवार इरादे के 8वें स्तर पर नहीं है। न केवल यह कम नहीं हुआ है, बल्कि यह स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया है। यांग ये, मैं सही कह रहा हूं, है न? स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा। यह सुनकर जेन यून और जेन लिंग दोनों दंग रह गए। आखिरकार स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा कुछ ऐसा था जिसे जुओ डेंगफेंग जैसे तलवार के जानकार को भी प्राप्त करने के लिए तलवार के बीज पर निर्भर रहना पड़ता था, और ऐसा स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा जिसे तलवार के बीज के माध्यम से जबरदस्ती प्राप्त किया गया था, उसे केवल कृत्रिम स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा ही माना जा सकता था। इसलिए अगर यांग ये ने वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा प्राप्त किया था तो उसे कम से कम पवित्र रैंकिंग के शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता था, क्योंकि 5वें स्थान पर रैंक किए गए विशेषज्ञ के पास स्वर्ग क्षेत्र इरादा था। डिंग शाओयाओ और अन्य लोग भी हैरानी से यांग ये को देख रहे थे। उन्होंने खुद देखा था कि यांग ये की तलवार की मंशा 10वें स्तर से गिरकर 8वें स्तर पर आ गई थी, लेकिन अब न केवल वह ठीक हो गई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। यांग ये ने थोड़े आश्चर्य से युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने किसी और से स्वर्ग क्षेत्र के इरादे का अनुभव किया है। मोइक्सी ने बोलते हुए अपनी कमर से एक काली थैली निकाली, और उसने थैली खोली तो उसमें 3 इंच लंबा फेंकने वाला चाकू निकला। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच जकड़ा और कहा, मैंने सोचा था कि जीत का फैसला करने के लिए हमें एक भयानक लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। एक हमला, मेरा सबसे मजबूत हमला। अगर तुम इसका विरोध कर सको तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, हम एक ही बार से नतीजा तय कर लेंगे। मुझे मंजूरी है, लेकिन आपके लिए बस यूं ही मुड़कर चले जाना असंभव है। आखिरकार मैंने लेई लिन से वादा किया है कि मैं उसका बदला लूंगा। हाँ, तो फिर इसे लाओ। मोइक्सी जोर से हंसा, क्योंकि उसके हाथ में फेंकने वाला चाकू चमक रहा था। अध्याय 631 ऊर्जा का संचय।
मोइक्सी की आभा तुरंत बदल गई जब उसने अपने हाथ में फेंकने वाला चाकू पकड़ा। इस समय वह एक विशाल स्तंभ की तरह था जिसने दूसरों को उसे हिलाने की कोशिश करने तक की मंशा जगाने में असमर्थ कर दिया। वह ऊर्जा संचित कर रहा है। आसपास के अनगिनत लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा को इकट्ठा करना एक ऐसी चीज थी जिसे केवल मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ ही पूरा कर सकते थे। हालांकि उनके सामने यह युवक मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ नहीं था। वह सम्राट क्षेत्र में नहीं है, फिर भी उसके पास सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की क्षमता है। डिंग शाओयाओ के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था, क्योंकि पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोग पहले से ही युद्ध करने के लिए साधना के अपने क्षेत्रों को पार करने में सक्षम थे। अगर यांग ये का प्रतिद्वंद्वी साधना के उसी क्षेत्र में होता तो वह यांग ये पर बहुत अधिक भरोसा करती, लेकिन अब वह युवक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था। इसलिए डिंग शाओयाओ का आत्मविश्वास हिल गया जब उसने महसूस किया कि यांग ये को साधना के अपने क्षेत्र को पार करना होगा और एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ना होगा जो वही कर सकता है, और यह तब भी था जब यांग ये का साधना का क्षेत्र गिर चुका था। वरिष्ठ भाई और भी शक्तिशाली हो गया है। जेन लिंग की आंखें असामान्य रूप से चमक उठी जब उसने मोइक्सी से निकलने वाली आभा को महसूस किया। जेन यून ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो हमारा टीम लीडर उसके एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाता। हालांकि अगर हमारे टीम लीडर को फॉर्मेशन सेट करने का समय दिया जाता तो उसके 5 लोग भी हमारे टीम लीडर का मुकाबला नहीं कर पाते। दुर्भाग्य से टीम लीडर कहीं भाग गया है, अन्यथा यांग ये निश्चित रूप से उनकी संयुक्त सेना के सामने मर जाएगा। जेन लिंग ने अचानक कहा, क्या टीम लीडर प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में भी आ सकता है? जेन यून दंग रह गया और फिर वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह कैसे संभव हो सकता है? मोइक्सी ने चाकू को अपने हाथ में थाम लिया और यांग ये को देखा। यांग ये, मेरा यह वार कभी चुका नहीं है। भले ही इसका इस्तेमाल हॉलो रैंकिंग के शीर्ष 5 पदों पर बैठे उन शैतानों के खिलाफ किया गया हो। अगर तुम इसे चकमा देने में सक्षम हो तो मैं हार मान लेता हूं। इसे टालना है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसे साफ पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, और यह असंभव था, भले ही उसकी गति 10 गुना ज्यादा क्यों न हो। इसके लिए कोई कारण नहीं था और यह सिर्फ उसकी भावना थी। सौभाग्य से उसने कभी इससे बचने के बारे में नहीं सोचा था। जाओ! जैसे ही उसने चिल्लाया, उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी पकड़ से छूट गया। चाकू बहुत धीमा था, बहुत धीमा। इतना धीमा कि एक छोटा बच्चा भी आसानी से उसे चकमा दे सकता था। हालांकि यह दृश्य देखकर यहां मौजूद सभी तुलनात्मक रूप से मजबूत विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए थे। यह वास्तव में धीमा नहीं था, यह तेज था। यह धीमापन था जो अत्यधिक गति से प्रकट हुआ था। यदि याओ ये की गति की तुलना ध्वनि की गति से की जा सकती है, तो मोइक्सी की गति प्रकाश की गति थी। यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया जब मोइक्सी का फेंकने वाला चाकू आगे की ओर उड़ गया और उसने तलवार डोमेन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही तलवार डोमेन दिखाई दिया, मोइक्सी का चाकू बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ, बल्कि इसकी गति बढ़ गई। बस एक पल में यह इतना तेज हो गया था कि हर कोई इसे देख भी नहीं सकता था। हालांकि डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि यांग ये के तलवार क्षेत्र के दमन के बाद मोइक्सी के चाकू की गति सामान्य हो गई थी। तलवार डोमेन। मोइक्सी और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। यह खास तौर पर जेन लिंग और जेन यून के लिए था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये ने वास्तव में तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। तलवार का क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र तलवार का इरादा। वे दोनों बहुत हैरान हुए। तलवार का क्षेत्र जैसा कि अपेक्षित था। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोग भी जो कुछ नहीं समझ सकते थे, उसे वास्तव में प्रोफाउंड महाद्वीप के एक प्रखर व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता था। मेरे पवित्र भूमि का कितना अपमान है। दुर्भाग्य से यह स्पष्ट है कि आप इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, अन्यथा मैं तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाऊंगा। क्षितिज ताना। मोइक्सी की आवाज अचानक गूंजी, इससे पहले कि वह वास्तव में फेंकने वाले चाकू के पीछे दिखाई देता, और फिर उसने उसे मुठ से पकड़ लिया। जाओ! जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, फेंकने वाला चाकू प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसकी हथेली से बाहर निकल गई। फेंकने वाले चाकू की गति वास्तव में एक बार फिर धीमी हो गई जब वह उसकी मुट्ठी से बाहर निकल गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकल आई। जाहिर है, यहां तक यांग ये के तलवार क्षेत्र में अपनी गति और ताकत का जबरदस्ती इस्तेमाल करने से उसे भी गंभीर चोट लगी थी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोइक्सी वास्तव में अपने तलवार डोमेन के भीतर एक और हमला करने में सक्षम होगा। क्या मैं वास्तव में तलवार डोमेन की असली ताकत को नहीं समझ पाया था? यांग ये इस समय काफी संदिग्ध था। उसे तलवार डोमेन की ताकत पर संदेह नहीं था और उसे केवल उसके उपयोग के तरीके पर संदेह था। चूंकि उसने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह उसके दुश्मनों को दबाने और नियंत्रित करने में ही सक्षम है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी तलवार की मंशा, लेकिन यह तलवार की मंशा से ज्यादा शक्तिशाली थी।
अपने विचारों और मोयिक्सी ने जो कुछ कहा था उसके आधार पर वह और भी ज्यादा निश्चित था कि उसने अपनी तलवार के क्षेत्र का उपयोग करने का सही तरीका नहीं समझा था। इससे वह बहुत असहाय और उदास महसूस कर रहा था क्योंकि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के अलावा प्रोफाउंडर महाद्वीप में किसी ने भी तलवार के क्षेत्र को नहीं समझा था। इसलिए वह नहीं जानता था कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह नहीं जानता था कि तलवार डोमेन में क्या क्षमताएं हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और ध्यान भटकाने वाले विचारों को त्याग दिया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने यह पकड़ने की हरकत की, उसके हाथ में एक तलवार आ गई। तलवार लकड़ी की तलवार या तलवार शासक नहीं थी। यह तलवार थी जो तलवार के इरादे से बनी थी। यह साकार हो गया था। यह तलवार इरादे का सच्चा साकार रूप था। स्लैश। जैसे ही उसने चिल्लाया, यांग ये ने उसे नीचे की ओर घुमाया। इंटेंस स्वॉर्ड ने मोयिक्सी के फेंकने वाले चाकू से जोरदार टक्कर मारी, लेकिन टक्कर से कोई आवाज नहीं आई क्योंकि यह उसके तलवार क्षेत्र में हुआ था। जैसे ही वे संपर्क में आए, एक पल के लिए शांति छा गई, फिर यांग ये की इंटेंस स्वॉर्ड और मोयिक्सी के फेंकने वाले चाकू एक साथ टूटने लगे और सिर्फ 2 सांसें बीतने के बाद ही दोनों सभी की आंखों के सामने बिखर गए। लेकिन अगले ही पल यांग ये ने एक बार फिर पकड़ लिया और टूटी हुई इरादे वाली तलवार अचानक एक नई तलवार में परिवर्तित हो गई। दक्षिणी क्षेत्र के डिपोरहज ने जब यह दृश्य देखा तो राहत की सांस ली और वे बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि भले ही यांग ये की साधना एक साल दायरे की पहली श्रेणी में गिर गई थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। मोयिक्सी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने कहा, वध तलवार इरादा, विनाश तलवार इरादा, विदर तलवार इरादा। यह कैसे संभव हो सकता है? आपकी तलवार इरादे में वास्तव में कई प्रकार के तलवार इरादे शामिल हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? मोयिक्सी ने अचानक झेन यून को देखा जब वह इतना बोल रहा था, और उसने कहा, अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले जाओ और चले जाओ। जल्दी करो, वापस जाओ और शीर्ष 6 में उन शैतानों को यहां आने के लिए कहो। उन्हें बताओ कि मैं, मोयिक्सी, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यांग ये के पास सिर्फ एक लेवल हेवन रियल्म स्वॉर्ड इंटेंट होता तो वह यांग ये से नहीं डरता। हालांकि यांग ये का स्वॉर्ड इंटेंट सामान्य एक लेवल हेवन रियल्म स्वॉर्ड इंटेंट नहीं था क्योंकि यह बहुत सारे तरह के स्वॉर्ड इंटेंट का मिश्रण था। यांग ये के पास मौजूद स्वॉर्ड डोमेन के साथ मोयिक्सी के फेंकने वाले चाकू की ताकत बहुत कम हो गई थी। इसलिए अब उसके लिए यांग ये को हराना नामुमकिन था। जेन यून स्तब्ध रह गया। वह कुछ देर तक मोयिक्सी को देखता रहा। सीनियर भाई ऐसे ही हार मान रहा है। जहां तक उसका सवाल था, उसका सीनियर भाई एक ऐसा अस्तित्व था जो मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को चुनौती दे सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यांग ये की ताकत मोनाक रियल्म विशेषज्ञ से भी ज्यादा भयानक हो? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? मोयिक्सी चिल्लाया, जल्दी से उसे ले जाओ और चले जाओ। झेन यून अचानक अपने सदमे से उबर गया और फिर उसने झेनलिंग को अपने साथ खींच लिया और वह तेजी से दूर की ओर भाग गया। छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ठीक इसी समय यांग ये की आवाज गूंजी और फिर तलवार की 2 किरणें प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो भाई बहन की जोड़ी की ओर बढ़ीं। वे बेहद तेज थे और व्यवहारिक रूप से झेन यून और झेन लिंग को तुरंत पकड़ लिया था। आखिरकार यांग ये कभी भी पवित्र भूमि के सदस्यों पर दया नहीं दिखाएगा। अनुभव करना। हालांकि अचानक सफेद रोशनी की 2 किरणें चमकी और फिर यांग ये की तलवार की मंशा टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन अगले ही पल वे एक साथ मिल गए और एक बार फिर से आकार में संघनित हो गए। लेकिन जेन लिंग और जेन यून बहुत पहले चले गए थे। यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं और मोयिक्सी की ओर देखते हुए कहा, तुमने भागने का विकल्प नहीं चुना। लगता है तुम बहुत आश्वस्त हो। चूंकि तुम आश्वस्त हो, तो अब मेरे हमले का विरोध करने की बारी तुम्हारी है। यांग ये ने तुरंत अपना बायां हाथ घुमाया और प्राचीन म्यान वहां दिखाई दिया, फिर उसने धीरे से इरादे की तलवार को उसमें डाल दिया। उसके बाद उसने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। इरादे की तलवार टुकड़ों में बिखर गई और आकाश में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। मोयिक्सी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से चिल्लाया, क्षितिज ताना। जैसे ही उसने कहा, यांग ये का हमला मोयिक्सी के शरीर में घुस गया था, लेकिन यांग ये ने मुंह सिकोड़ लिया क्योंकि यह मोयिक्सी के शरीर में बिल्कुल भी नहीं घुसा था। हालांकि यह पूरी तरह से चूक नहीं गया था क्योंकि मोयिक्सी जहां खड़ा था, वहां एक खूनी हाथ दिखाई दिया था और उसने एक चाकू भी पकड़ा हुआ था। यांग ये, तुमने मुझे हरा दिया है। बधाई हो क्योंकि मेरे बाद पवित्र भूमि से आने वाले लोग ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। मेरा विश्वास करो, वे सन की लोग तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मोयिक्सी की आवाज दूर से गूंजी और वह पहले ही 500 किलोमीटर से अधिक दूर था। डिंग शाओयाओ यांग ये के पास आया और कहा, उसने संभवतः पवित्र भूमि से किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, वह बहुत ताकतवर है, याओ ये से कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर मेरी तलवार की नीयत में सुधार नहीं हुआ होता, तो मैं शायद उसके हमले से निपटने में असमर्थ होता। उसकी तलाश शुरू करो और अगर वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचित करो। मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। डिंग शाओयाओ ने कहा।
यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। कहने की जरूरत नहीं है कि डिंग शाओयाओ को दक्षिणी क्षेत्र का प्रबंधन करने देना वास्तव में सही निर्णय था, क्योंकि उसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इन तुच्छ मामलों का प्रबंधन नहीं करना चाहता था। याओ ये अभी भी जीवित है, डिंग शाओयाओ ने अचानक कहा। मैंने उसे जीवित रहने दिया। क्यों? यांग ये ने पूछा। उसने अपने कानों के पीछे बाल समेटने के लिए हाथ बढ़ाया और साफ साफ कहा, मैंने उसे नंगा करके शहर की दीवारों पर लटका दिया है। चिंता मत करो, मैं उसे तकलीफ दूंगी। मैंने आदेश दिया है कि हर दिन उसका ख्याल रखा जाए। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि औरतें बहुत प्रतिशोधी होती हैं? डिंग शाओयाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं उस दिन उसके हाथों में पड़ जाती तो मुझे जो परिणाम भुगतने पड़ते वे उससे ज्यादा बेहतर नहीं होते जो वह अभी झेल रहा है। यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए जब उसने उसे देखा। उसने अपने दिल में तय कर लिया था कि वह इस महिला को कभी भी बेवजह नाराज नहीं करेगा। क्योंकि किसी और की तो बात ही छोड़िए, अगर उसने किन जियू और जियाओ युक्सी के बीच लड़ाई भड़का दी तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए निपटने के लिए कुछ और भी है, डिंग शाओयाओ ने अचानक कहा। क्या? मैंने मो कबीले को कैद कर लिया है। आपका क्या फैसला है? यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आवाज गूंजी, उन सभी को मार डालो। एक और क्षण बीता और फिर यांग ये की आवाज एक बार फिर गूंजी, मो किंगयुए और उससे जुड़े सभी लोगों को रिहा करो। चाहे जो भी हुआ हो, उसने हमें धोखा नहीं दिया। डिंग शाओयाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, समझ गया। वह एक क्षण रुकी और बोली, आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने पलटकर आगे देखा। जिस दिशा में वह देख रहा था वह केंद्रीय क्षेत्र की दिशा थी और यह महान हान साम्राज्य की दिशा भी थी। अध्याय 632 केंद्रीय क्षेत्र की ओर। प्राचीन डोमेन शहर। यांग ये एक कमरे में एक शिशु को अपनी बाहों में पकड़े हुए था और लगातार शिशु की नाक को छू रहा था और उसके चेहरे पर प्यार भरा भाव था। जियाओ युक्सी, किन जियुए और सु किंगशी उसके बगल में खड़े थे। बेशक बैंगनी मिंक और लेई लिन भी वहां थे। कमरा उन लोगों से भरा हुआ था जो उसके सबसे करीबी थे। यांग ये ने धीरे से पूछा, लिटिल याओ और बाओ एयर की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, है ना? सु किंगशी ने सिर हिलाया और कहा, दानव सम्राट ने उन पर एक स्थानिक तकनीक लगाई है और अगर वे खतरे में हैं तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा। इसके अलावा डिंग शाओयाओ ने उनके पक्ष में रहने के लिए कई एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को भेजा है। हालांकि लिटिल याओ, क्या हुआ? यांग ये ने अपना सिर उठाया और सु किंगशी को देखा। सु किंगशी ने कहा, उसे लगता है कि वह आपके लिए बोझ है, इसलिए वह बहुत मेहनत से खेती कर रही है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह छोटी लड़की। मेरी ओर से उसका बेहतर ख्याल रखना। मैं इस अवधि के दौरान लगातार पवित्र भूमि और उत्कृष्ट हान साम्राज्य के साथ साधना या व्यवहार कर रहा हूं और मैं आप सभी के साथ नहीं जा पाया हूं। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो उसने उन सभी पर नजर डाली और एक दोषी भाव प्रकट किया। सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम ही बहुत कमजोर थे। अगर हमारे पास एन नानजिंग की ताकत होती तो आपको अकेले इतना दबाव नहीं सहना पड़ता। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, जियो युक्सी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में अचानक कहा। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। इस बीच लेई लिन जो बैंगनी मिंक के पास था, उसने देखा कि बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और जल्दी से उसने भी वैसा ही किया। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने गंभीरता से कहा, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सभी के साथ कुछ चर्चा करना चाहता था। यह तुम्हारा अपना पारिवारिक मामला है, इसलिए मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, किन शियुए ने अचानक कहा और फिर वह मुड़कर चली गई। यह भी तुम्हारा है, यांग ये की आवाज गूंजी। किन शियुए का शरीर थोड़ा हिल गया और उसने हिलना बंद कर दिया। यांग ये ने धीरे से आह भरी और कहा, शियुए, मुझे पता है कि मैंने इस अवधि के दौरान तुम्हारी उपेक्षा की है, या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं तुमसे बचता रहा हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं युक्सी और किंगशी को चोट पहुंचाने से डरता था। तो फिर तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का डर नहीं है? किन जियुए ने उसे देखने के लिए पलट कर देखा। यांग ये ने सु किंगशी और शियाओ युशी की ओर देखा और फिर कहा, मैं आप में से किसी के साथ होने के लिए बेहद भाग्यशाली हूं। लेकिन जब भावनाओं और रिश्तों की बात आती है तो मैं काफी अनिश्चित और झिझकने वाला हूं और यही वर्तमान स्थिति का कारण है। बेशक ऐसी स्थिति मेरे लिए अच्छी है, लेकिन यह आप सभी के लिए बेहद अनुचित है। वे तीनों चुप रहे क्योंकि यांग यी की बातें सच थीं। कोई भी महिला अपने प्रेमी को किसी और के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी। बेशक यह एक अलग कहानी होगी अगर वह महिला धन या किसी और चीज के लिए ऐसा कर रही हो। यांग ये ने यांग न्यानक्सु को बैंगनी मिंक के सामने खड़ा कर दिया। बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा हिलाने से पहले पलकें झपकाईं और प्रकाश की एक बैंगनी बाधा ने यांग न्यानक्सु को घेर लिया, इससे पहले कि वह प्रकाश की बाधा को अपने पंजों में ले लेती। बैंगनी मिंक लगातार पलकें झपका रही थी, जैसे वह प्रकाश की दीवार के भीतर शिशु को देख रही थी। लेई लिन की नजर यांग न्यानक्सु पर भी पड़ी। उसने यांग न्यानक्सु की ओर हाथ बढ़ाने से पहले पलकें झपकाईं।
हालांकि बैंगनी मिंक ने लेई लिन को रोक दिया क्योंकि उसके हाथों में बिजली थी। लेई लिन ने अपने होठों को सिकोड़कर अपने हाथों को आपस में ताली बजाई और फिर बिजली की एक चमक चमकी। उसके बाद उसके हाथों के चारों ओर कुंडलित बिजली तुरंत गायब हो गई, इसलिए उसका हाथ एक बार फिर यांग नियानिक्सु की ओर बढ़ गया जो प्रकाश की बैंगनी बाधा के भीतर गहरी नींद में सो रहा था। यांग ये ने बैंगनी मिंक और लेई लिन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये दोनों छोटे साथी उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यांग ये ने सु किंगशी और शियाओ यूशी का हाथ थामा और फिर किन शियाओं के पास गया और उसने कहा, मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत दोषी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप सभी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और मैं आप सभी को मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। मैं अपना पूरा जीवन आप सभी का कर्ज चुकाने में लगा दूंगा। क्या अभी भी तुम्हें ही लाभ नहीं मिलने वाला है? किन जियू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। सु किंगशी और शियाओ युक्सी ने यांग यी की तरफ भी देखा। वह और भी बेशर्म होता जा रहा है। वह वास्तव में एक से अधिक पत्नियां रखने के बारे में ऐसे बोल पा रहा था जैसे कि यह उसके लिए बहुत सम्मान की बात हो। मैं तुम सबको कहीं ले चलूं। यांग ये उन तीनों को आदिकालीन शिवालय की दुनिया में ले गया। जब उसे पता चला कि उसका पूरा शरीर प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश कर सकता है, तो यांग ये ने सोचा कि क्या वह इसके भीतर छिप सकता है जब उसका सामना ऐसे विशेषज्ञों से होगा जिन्हें वह हरा नहीं सकता। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह असंभव था। शायद दूसरे ऐसा कर सकते थे लेकिन वह नहीं कर सकता था, क्योंकि प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश करने के बाद उस स्थान पर एक शून्य दिखाई देगा जहां वह था। अगर कोई उस क्षेत्र में जगह को थोड़ा भी नष्ट कर दे तो वह बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। उस छोटी लड़की और प्राइमोडियल पैगोडा के उसके इस संसार में आने का कारण यह था कि वह छोटी लड़की प्राइमोडियल पैगोडा में खेलने के लिए प्रवेश कर गई थी। उसके बाद पैगोडा में प्रवेश करने से पहले उसका शरीर जिस स्थान पर था वह क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके कारण प्राइमोडियल पैगोडा अनगिनत दुनियाओं और सितारों की नदियों से गुजरते हुए प्रोफाउंडर महाद्वीप पर पहुंच गया। इस प्रक्रिया के दौरान छोटी लड़की लगभग नष्ट हो गई थी। यांग ये ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यह पहली बार था जब किन शियुए ने आदिकालीन शिवालय में प्रवेश किया था। पहले तो वह अपने सामने की दुनिया को देखती रही और फिर वह चौंक गई क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यांग यी के शरीर के भीतर वास्तव में ऐसी कोई दुनिया थी। मुझे यकीन है कि आप सभी यह महसूस कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितनी प्रचुर ऊर्जा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अब से यही साधना करें। आप क्या सोचते हैं? यांग ये ने पूछा। वह उन्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि वे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकें, और दूसरा ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उसे आराम मिलेगा। वर्तमान में हॉलोव ग्राउंड्स केवल उसे निशाना बना रहा था और यह सु किंगशी और अन्य के खिलाफ काम नहीं कर रहा था। हालांकि कौन जानता था कि हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्य कब सु किंगशी और अन्य को निशाना बना सकते हैं। किन शियुए ने अचानक कहा, यहाँ एक दुर्जय सेना तैयार की जा सकती है। नहीं, सु किंगशी ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर बाहरी लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो यह हमारे पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जियो युक्सी ने सहमति में सिर हिलाया। यांग ये ने कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा है। लेकिन जैसा कि किंगशी ने कहा, हमारी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए अगर यह उजागर हो जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा होगी। बेशक, अगर मैं सम्राट क्षेत्र या अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त करूं तो यह अलग होगा। मैं ऐसा तभी करने की हिम्मत करूंगा जब मेरे पास पूर्ण शक्ति होगी। किन जियू ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। हम भविष्य में यही खेती करेंगे। इस तरह हम न केवल तेजी से सुधार कर पाएंगे बल्कि हम हर समय आपके साथ भी रह पाएंगे। जियाओ युशी ने कहा। मान गया। सु किंगशी और किन जियुए ने भी सिर हिलाया। हमें यहाँ एक घर बनाना है, एक घर जो हमारा है। किन शियुए ने आसपास के माहौल को देखा और अचानक बोल पड़ी। सु किंगशी और शियाओ युक्सी ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और फिर वे जल्दी से इस बात पर चर्चा करने लगे कि उस घर को कैसे बनाया जाए। यांग ये ने आदि शिवालय छोड़ दिया और पूरी रात दिंग शाओयाओ से बात की। भोर होते ही वह बैंगनी मिंक और लेई लिन के साथ केंद्रीय क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। जो आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें बख्शा जाएगा। ये वे पहले शब्द थे जो यांग यी ने केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचने पर बोले। अध्याय 633 युक्विंग्याओ। जब यांग ये ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो पूरे केंद्रीय क्षेत्र में हलचल मच गई। यांग यी की वर्तमान ताकत सम्राट क्षेत्र के नीचे अजेय थी, इसलिए यदि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पूरे केंद्रीय क्षेत्र में सम्राट क्षेत्र के नीचे एक भी विशेषज्ञ उसके लिए कारगर नहीं होता। सच कहें तो जब उन्हें पता चला कि यांग ये केंद्रीय क्षेत्र में क्यों आया था तो कई संप्रदायों और कुलों को महान हान साम्राज्य पर थोड़ी दया आई। आखिरकार यांग ये उस समय केवल दक्षिणी क्षेत्र में था और उसके और महान हान साम्राज्य के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि लुओ जुन ने फ्लावर पैलेस जैसी छोटी शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए यांगे से दुश्मनी कर ली थी। इस शत्रुता के कारण महान हान साम्राज्य को भयंकर कीमत चुकानी पड़ी और वह अभी भी उस निर्णय की कीमत चुका रहा है।
अगर लुओ जून ने यांग ये से दोस्ती की होती और उसे फूल महल को नष्ट करने में मदद की होती, तो निश्चित रूप से महान हान साम्राज्य का परिणाम पूरी तरह से अलग होता। आखिर क्या कोई यांग ये, लुओ जून और उनके पीछे खड़े दो और संतों की संयुक्त सेना का विरोध करने की हिम्मत कर सकता है? इसके अलावा यांग ये की मदद से शैतानी इलाकों और दानवों के इलाकों पर विजय पाना साम्राज्य के लिए मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। लुओ जुन की एक गलती के कारण महान हान साम्राज्य को अपने अर्धसंत, लाखों की सेना और यहां तक केंद्रीय क्षेत्र का समर्थन भी खोना पड़ा। अब महान हान साम्राज्य विनाश के कगार पर था। जो आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें बख्शा जाएगा। जब उसने ये शब्द कहे तो अनगिनत कुलों और संप्रदायों ने तुरंत उसका जवाब दिया। इस समय व्यवहारिक रूप से कोई भी कुल या संप्रदाय ऐसा नहीं था जो श्रेष्ठ हान साम्राज्य को अनुकूल दृष्टि से देखता हो, भले ही श्रेष्ठ हान साम्राज्य को पवित्र भूमि का समर्थन प्राप्त हो। आखिरकार वे सभी उस भाग्य से स्पष्ट रूप से अवगत थे जो पवित्र भूमि के उन प्रतिभाशाली लोगों को भुगतना पड़ा था। इसके अलावा यांग ये कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। अगर वे अब उसके खिलाफ जाते तो समय आने पर उनके पूरे कबीले और संप्रदाय नष्ट हो जाते। इसलिए जब यांग ये केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वे अपने नियंत्रण वाले शहरों के साथ भी आए ताकि यांग ये को उनके बारे में अच्छी धारणा मिल सके। यांग ये को इन सब से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और दिंग शाओयाओ उसके लिए इनसे निपटेगा। ठीक इसी तरह आदमी, मिंक और छोटी लड़की का थोड़ा अजीब समूह सीधे महान हान साम्राज्य की राजधानी की ओर बढ़ गया। शुरुआत में उनकी यात्रा काफी सुचारू थी, लेकिन जल्द ही उन्हें अमरकिलिन शहर नामक शहर में रोक दिया गया। पीले रंग का लबादा पहने एक युवक शहर की दीवार पर दिखाई दिया और उसके बगल में सुनहरे कवच में एक घूंघट वाली महिला खड़ी थी। यांग ये ने उस महिला को पहचान लिया। वह वही महिला थी जो उस दिन मार्शल वर्ल्ड सिटी छोड़ने के बाद उसका सहयोग लेने आई थी। भाई यांग, क्या यह हो सकता है कि आप वास्तव में मेरे महान हान साम्राज्य की राजधानी तक पहुंचने के लिए हत्या करना चाहते हैं? युवक ने शहर की दीवार के ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। यांग ये ने कहा, उस दिन जब लुओ जून ने मेरी पत्नी का अपमान किया था, तो मैंने उससे कहा था कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। अब मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। युवक ने गंभीरता से कहा, भाई यांग, लुओ जून अब मेरे महान हान साम्राज्य का सम्राट नहीं है। इसके अलावा उसने एक भयानक कीमत चुकाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी रुकने से इनकार करते हैं और हमें मिटा देने का इरादा रखते हैं? क्या लुओ जून का भी यही इरादा नहीं था? यांग ये ने कहा, चलो बकवास बंद करो। मैं आज केंद्रीय क्षेत्र में आया हूं क्योंकि मैं आपके महान हान साम्राज्य के शाही परिवार का सफाया करना चाहता हूं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अकेले ही ऐसा करने के लिए पर्याप्त हो? पीले वस्त्र पहने युवक के पास खड़ी महिला अचानक बोली। यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसे आजमाने आया हूं। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया और फिर एक इरादे वाली तलवार वहां प्रकट हुई। तो क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या नहीं? जब उसने यांग ये को अपनी तलवार खींचते देखा तो बैंगनी मिंक के पंजे भी हल्की बैंगनी चमक के साथ चमक उठे और फिर उसने लेई लिन को थप्पड़ मारा जो अभी भी एक स्पिरिट फल को कुतर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कह रही है, खाना बंद करो, लड़ने का समय आ गया है। लेई लिन ने बैंगनी मिंक पर नजर डाली और फिर उसने बड़े बड़े निवाले खाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उसने पूरा स्पिरिट फ्रूट खा लिया। उसके बाद उसने अपने हाथों को आपस में ताली बजाई और उनमें से एक को आसमान की ओर बढ़ाया और इशारा किया। एक पल में अमरकिलिन शहर के ऊपर आसमान में अचानक बिजली का एक बोल्ट दिखाई दिया। युवक की पलकें झपकने लगीं और उसने आगे कहा, भाई यांग, अगर हम लड़ते रहेंगे तो यह दक्षिणी क्षेत्र और मेरे महान हान साम्राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा। दोनों पक्षों को भारी क्षति होगी। विद्रोही डिपॉफर्स उभरने वाले हैं, इसलिए हमारे महाद्वीप को सेना में शामिल होना चाहिए। अन्यथा एक बार विद्रोही डिपॉफर्स उभरने के बाद फिर मार डालो। यांग ये की आवाज अचानक गूंजी और फिर प्रकाश की एक किरण अमरकिलिन शहर के द्वार से टकराई। टकराना, विशाल द्वार जोर से हिल गया लेकिन टूटा नहीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने देखा कि पूरे शहर के चारों ओर प्रकाश की एक पतली सी दीवार बन गई थी। यह एक भव्य संरचना थी। यह प्राचीन काल से बची हुई एक भव्य संरचना है और यह सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमलों का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही युवक की आवाज गूंजी, शहर की दीवारों पर तीरंदाजों का एक विशाल समूह दिखाई दिया और उनकी संख्या 100,000 से कम नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी वास्तव में आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा शहर की दीवारें अचानक फट गईं और कई विशाल तोपें दिखाई देने लगी जो सभी तरह के रहस्यमयी तावीजों से ढकी हुई थीं और उनकी संख्या 100 से कम नहीं थी। उन सभी का निशाना यांग यी था। ये सभी क्रॉसबो अर्थ रैंक के खजाने हैं और उनके तीर भी अर्थ रैंक के खजाने हैं। इसके अलावा उन्हें तावीजों को मजबूत करके बढ़ाया जाता है। मेरे महान हान साम्राज्य ने एक बार 100,000 क्रॉसबो तीरों की शक्ति पर प्रयोग किया था, जिन्हें 100,000 स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों द्वारा चलाया जा रहा था।
इसकी शक्ति के आकलन में हमारी गलती के कारण मेरे महान हान साम्राज्य को उस प्रयोग के दौरान एक सम्राट रियल्म विशेषज्ञ को खोना पड़ा, युवक ने स्पष्ट रूप से कहा। यांग यी के बोलने से पहले ही युवक ने विशाल तोपों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ऊर्जा तोपें हैं और ये प्राचीन काल की भी हैं। वर्तमान में पूरे महाद्वीप में कोई भी ऐसी तोपें बनाने में सक्षम नहीं है। वे जो किरणें छोड़ते हैं वे 5वीं रैंक के एक साल रियल्म विशेषज्ञों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम हैं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यांग ये ने अपने हाथ में इरादे की तलवार पकड़ी और धीरे धीरे शहर की दीवार की ओर चला। बैंगनी मिंग ने लेई लिन के सिर पर थप्पड़ मारा और जल्दी से यांग ये का पीछा किया। मैं बस भाई यांग के साथ उचित चर्चा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। यांग ये ने कहा, यह सब पर्याप्त नहीं है। युवक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि भाई यांग को चारों ओर देखना चाहिए। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और फिर एक विस्फोट हुआ जब जमीन के नीचे से 360 कंकाल बाहर निकले और यांग ये को एक अजीब तरीके से घेर लिया। ये सभी कंकाल कॉप्स एंसेस्टर और अन्य लोगों से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन उनकी कमर पर एक कृपाण लटकी हुई थी। युवा मास्टर यांग, हम फिर मिलेंगे। इस बीच झूगे अचानक शहर की दीवार पर प्रकट हुआ। यह तुम हो? यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसके लिए परिचित था क्योंकि लाश पूर्वज और वे कोलोसी जो उस दिन महान हान साम्राज्य ने उपयोग किए थे इसी व्यक्ति से आए थे। झूगे ने मुस्कुराते हुए कहा, झूगे को वास्तव में अजेय तलवार सम्राट द्वारा याद किए जाने पर गर्व है। मुझे लगता है कि यंग मास्टर यांग इन कंकालों को नहीं पहचानते हैं, इसलिए मुझे उनका परिचय देने की अनुमति दें। वे सभी जीवित रहते हुए 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बेशक उनकी वर्तमान ताकत केवल 9वीं रैंक के एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर है, लेकिन यह मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु यह है कि यंग मास्टर यांग को उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए था। वे मेरे झूगे कबीले के एक गठन की स्थिति में खड़े हैं जिसे 7 स्टार फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे ही उसने बात की, झूगे ने एक मुहर बनाई और फिर आकाश तुरंत धुंधला हो गया। उसके बाद आकाश में 7 चमकदार सितारे दिखाई दिए और इन 7 सितारों की स्थिति पूरी तरह से 360 कंकालों के अनुरूप थी। यांग यी की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं क्योंकि यह बहुत अजीब था। सितारों की ऊर्जा का लाभ उठाओ, झूगे की आवाज अचानक गूंजी और फिर उन 7 तारों से अचानक 7 किरणें फूट पड़ीं और तारों की रोशनी कंकालों में प्रवेश कर गई। तारों की रोशनी के उन्हें छूने के बाद सभी 360 कंकालों की आभा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई और कुछ ही समय में यह एक अत्यंत भयानक स्थिति में पहुंच गई। भले ही यह मोनाक रियल्म विशेषज्ञ की आभा नहीं थी, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक साल रियल्म विशेषज्ञों के पास होना चाहिए। झूगे ने कहा, भले ही वे मोनाक दायरे में नहीं हैं, लेकिन उनकी आभा मोनाक दायरे के बेहद करीब है। बेशक उनकी ताकत भी मोनाक दायरे के बेहद करीब है। तुमने मुझे सचमुच थोड़ा हैरान कर दिया है, यांग ये ने झूगे की ओर देखते हुए कहा। आखिरकार यह सिर्फ झूगे की पृष्ठभूमि ही नहीं थी जो रहस्यमय थी, वे सभी चीजें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी वे भी रहस्यमय थीं। झूगे ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यंग मास्टर यांग इतने शांत हैं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर यांग ने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। वास्तव में यंग मास्टर यांग को आपके पास मौजूद तलवार के क्षेत्र के साथ मेरे इन कंकालों से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप अभी भी मेरे इन कंकालों को कम आंक रहे होंगे। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी ताकतें मोनाक दायरे के बेहद करीब हैं, वे अपनी ताकतों को ओवरलैप भी कर सकते हैं। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बीच झूगे ने अचानक कहा, एकत्रित हो जाओ। जैसे ही झूगे ने बात की, उन 360 कंकालों ने अचानक अपनी कमर पर तलवारें उठाईं और फिर उन तलवारों में प्रकाश की 360 किरणें उभरीं। उसके बाद वे सभी हवा में एक दूसरे से जुड़ गए। दबाव की एक अदृश्य लहर अचानक यांग ये पर उतरी जब वे पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गए। बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। लेई लिन ने खाना बंद कर दिया था और वह यांग ये की आस्तीन को कसकर पकड़े हुए उसके पास चली गई थी। यांग ये से तलवार की एक किरण निकली और फिर उन पर दबाव अंततः बहुत कम हो गया। जब उनकी ताकतें ओवरलैप हो जाती हैं तो उनके पास जो ताकत होती है वह अब केवल मोनाक दायरे में नहीं होती। किसी ने बहुत समय पहले इस संरचना का उपयोग किया था। युवा मास्टर यांग, क्या आप जानते हैं कि यह कितना शक्तिशाली था? यांग ये के जवाब देने से पहले झूगे ने कहा, उस समय एक 9वीं रैंक के मोनाक दायरे के विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई थी। इस बार सिर्फ यांग ये ही नहीं चौंका, बल्कि झूगे के बगल में बैठा युवक भी चौंक गया। उसे झूगे की संरचना के बारे में पता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इतनी दुर्जय थी। यह 9वीं रैंक के सम्राट दायरे के विशेषज्ञ को मार सकता है। पीले रंग के लबादे में युवक ने झूगे पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, जबकि उसके दिल में अचानक डर का एक निशान उभर आया। झूगे पहले लुओ जून के पक्ष में था, लेकिन लुओ जून के हारने के बाद झूगे उसके साथ आ गया था और झूगे ने कहा था कि वह उसकी मदद कर सकता है।
इसलिए युवक स्वाभाविक रूप से खुशी से सहमत हो गया था। आखिरकार उसने झूगे की क्षमता देखी थी। लेकिन जब उसने अब इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि झूगे की पहचान वास्तव में काफी रहस्यमय थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि झूगे कबीले के पास ऐसी संरचना या ऐसी क्षमता है। युवा मास्टर यांग, यदि आप अब सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा। झूगे ने अचानक कहा। यांग ये ने अचानक कहा, तुम पवित्र भूमि से हो, है न? यांग ये को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की स्वर्ग को चुनौती देने वाली संरचना अब महाद्वीप में मौजूद है। चूंकि यह महाद्वीप में मौजूद नहीं थी तो केवल एक ही अन्य व्याख्या थी। झूगे पवित्र भूमि से था। झूगे थोड़ा स्तब्ध हुआ और फिर वह हंसने लगा। हालांकि उसकी हंसी सुनकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि वह वास्तव में एक महिला की आवाज थी। जब झूगे ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और उसे पोंछा तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे और तभी उनकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा प्रकट हुआ। पवित्र रैंकिंग में 7वें स्थान पर और फॉर्मेशन टीम की टीम लीडर युन किंग्याओ तलवार सम्राट को बधाई देती हैं। महिला ने बोलते हुए मुस्कुराए। अध्याय 634 आश्चर्य। पवित्र भूमि। यांग ये सहित सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक विशेषज्ञ थी जिसे पवित्र रैंकिंग में स्थान दिया गया था और वह मोइक्सी से भी अधिक रैंक पर थी। लेकिन यह समझ में आता है, क्योंकि जब वे उसकी युद्ध शक्ति के बारे में निश्चित नहीं थे तो उसने जो कंकाल प्रकट किए थे वे उसे मोइक्सी से ऊपर रैंक करने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार मोइक्सी 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को मारने में सक्षम नहीं थी। आप वास्तव में पवित्र भूमि के सदस्य हैं, फिर झूगे कहाँ है? पीले वस्त्र पहने आदमी ने धीमी आवाज में पूछा और युन किंग्याओ से दूर चला गया। युन किंग्याओ ने अपने खूबसूरत बालों के साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वह स्वाभाविक रूप से मर चुका है। युवक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया और उसने कहा, तुम। वह उसे डांटने वाला था लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आखिरकार वह उस स्थिति और ताकत के साथ उसे डांटने के योग्य नहीं था जो उसके पास थी। युन किंग्याओ ने अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाया और मुस्कुराई, मैं कुछ संरचनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोफाउंडर महाद्वीप आई थी। उन्हें भारी मात्रा में वध की आवश्यकता थी और हॉलोव ग्राउंड्स के उन बूढ़े लोगों ने मुझे हॉलोव ग्राउंड्स में वध करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे पास महाद्वीप में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महाद्वीप में इतनी दिलचस्प चीज का सामना करूंगी। एक तलवार सम्राट वास्तव में इस दुनिया में प्रकट हुआ। इसके अलावा जुओ डेंगफेंग, याओ ये और मोइक्सी भी आपसे हार गए। तुम। युवक कुछ कहना चाहता था लेकिन युन किंग्याओ ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, बस अपना मुंह बंद रखो। यहाँ के लोगों में से केवल वही मुझसे बात करने के योग्य है। समझे? युवक की अभिव्यक्ति तुरंत ही अप्रिय हो गई, लेकिन युन किंग्याओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यांग ये को घूरते हुए कहा, मुझे कुछ घोषित करना है। उड़ता हुआ सेंटीपीड और उस समय मैंने जो अन्य कचरा इकट्ठा किया था वे मेरा असली उद्देश्य नहीं थे। वे केवल मोहरे थे जिनका उपयोग मैंने लुओ जून को धोखा देने के लिए किया था। मेरा असली उद्देश्य ये 360 कंकाल थे। आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और प्राचीन म्यान वहां प्रकट हुआ, इससे पहले कि वह उसमें इरादे की तलवार को रखता। युन किंग्याओ ने यांग ये के हाथ में प्राचीन म्यान पर नजर डाली और कहा, कहने की जरूरत नहीं है, आपकी तलवार की तकनीक बहुत ही भयानक है और यह मेरे पवित्र भूमि की तलवार की तकनीकों से कम नहीं है। हालांकि क्या आप मेरी 7 सितारा संरचना को नष्ट करने के लिए उस तलवार की तकनीक पर भरोसा करने के बारे में सोचकर मुझे कम नहीं आंक रहे हैं? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आइए इसे आजमाते हैं। जब वह इस बिंदु तक बोली तो युन किंग्याओ एक पल के लिए रुकी और चिल्लाई, स्लैश स्लैश। 360 कंकालों की आवाजें अचानक गूंज उठी और फिर उनकी कृपाणें तेजी से नीचे उतरी और कृपाण क्यूई की 360 लड़ियां निकलीं। कृपाण क्यूई की एक विशाल किरण में परिवर्तित हो गई जो अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग यी की ओर विस्फोटक रूप से चली। कृपाण क्यूई एक तेज ब्लेड की तरह था जबकि अंतरिक्ष नाजुक कागज की तरह था। जहां भी यह गुजरता अंतरिक्ष तुरंत अलग हो जाता और यह वास्तव में एक भयानक दृश्य था। लेई लिन इस दृश्य को देखकर दंग रह गई और वह तुरंत यांग ये के पीछे छिपने के लिए भागी। बैंगनी मिंक ने लेई लिन के सिर पर तमाचा मारा। कितनी कम निष्ठा! हालांकि बैंगनी मिंक यांग ये के पीछे भी छिप गया। यांग ये ने जब उनकी हरकतों को देखा तो वह मुस्कुराया और फिर एक कदम आगे बढ़ा, जबकि उसके हाथ में मौजूद इरादे की तलवार म्यान से बाहर आ गई। यह टूट गई और फिर प्रकाश की एक किरण हवा में उछली और कृपाण क्यूई से टकराए। तलवार की क्यू कृपाण की क्यू से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। टकराना। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर ऊर्जा की एक लहर चारों ओर फैल गई। जहां भी यह गुजरी अंतरिक्ष में हिंसक रूप से लहरें उठने लगीं और फिर ऐसा लगा कि यह लहरों के झटकों को झेल नहीं पाया और फटकर बिखर गया।
तलवार क्यू और कृपाण क्यू अभी भी एक दूसरे के खिलाफ दबाए गए थे और अलग नहीं हुए थे, लेकिन उनमें अनगिनत दरारें दिखाई दी थीं। बढ़ाओ। युन किंग्याओ की आवाज अचानक गूंजी और फिर तारों की रोशनी की 7 किरणें अचानक आसमान से उतरी और कृपाण क्यूई में उमड़ पड़ी। उसके बाद कृपाण क्यूई से अचानक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और फिर एक विस्फोट हुआ जब यांग ये की तलवार क्यूई 2 टुकड़ों में कट गई। दूसरी ओर कृपाण क्यू की गति दोगुनी हो गई और यह तुरंत यांग ये के सामने आ गई। यांग ये ने अपनी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट किया। यह पहली बार था जब उसकी हेवनरेन ड्राइंग तकनीक आमने सामने की टक्कर में नष्ट हो गई थी। कहने की जरूरत नहीं है, 360 कंकालों की संयुक्त ताकत वास्तव में भयानक थी। यह इस हद तक भयानक था कि उसे गंभीर होना पड़ा। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और फिर टूटी हुई इंटेंट तलवार तुरंत एक पूरी तरह से नई इंटेंट तलवार में बदल गई। इसके बाद उसने तुरंत उसे म्यान में रख लिया और तुरंत उसे निकाल लिया। अनुभव करना। तलवार क्यू एक सर्पिल में आगे बढ़ी और यह कृपाण क्यू के खिलाफ टूट गई। टकराना। तलवार क्यू और कृपाण क्यू दोनों के फटने से भयंकर गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्लैश। हालांकि ठीक इसी समय यू किंग्याओ की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर कृपाण क्यूई की एक और किरण यांग ये की ओर बढ़ी। स्लैश स्लैश स्लैश। जैसे ही वह लगातार चिल्लाती रही, कृपाण क्यू की असंख्य किरणें लगातार यांग यी की ओर बढ़ती रहीं। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या इसके लिए किसी गहन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है? क्या इसे बिना सीमा के निष्पादित किया जा सकता है? जैसे कि वह जानती थी कि यांग ये क्या सोच रहा था, युन किंग्याओ की आवाज गूंजी, तुम सही हो, इसे बिना किसी सीमा के अंजाम दिया जा सकता है। हाहा, मुझे यकीन है कि तुमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। तुम्हारा तो कहना ही क्या, अगर कोई नहीं जानता कि फॉर्मेशन से कैसे निपटना है, तो 9वीं रैंक का मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ भी मौत से नहीं बच पाएगा। तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकती हो कि तुम बहुत घमंडी हो। मेरे फॉर्मेशन में चली गई और जब मैंने सितारों की ऊर्जा को एकाग्र किया तो तुम भागी नहीं। अब तुम्हारे भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यांग ये के पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत खुद को ड्रैकनाइज किया और अपनी तलवार खींच ली। वह जानता था कि उसने अपने विरोधियों को वास्तव में कम आंका था, और उसे उस महिला के साथ अपनी सांस बर्बाद करने के बजाय उन कंकालों के सामने आने पर हमला करने की पहल करनी चाहिए थी। अन्यथा वह ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता। क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? युन किंग्याओ ने मुस्कुराते हुए यांग ये को देखा, जो लगातार अपने फॉर्मेशन में हेवनरेंट का प्रदर्शन कर रही थी। वास्तव में तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि मोयिक्सी और वे अन्य दो इस फॉर्मेशन में लंबे समय तक टिके रहने में असमर्थ होते, लेकिन तुम फिर भी इसे आसानी से पूरा कर रही हो। दुर्भाग्य से तुम अंत में मर जाओगी। लगता है तुम्हें सफलता से चक्कर आ रहा है। यांग ये ने कृपाणची को काटने के बाद अचानक उसकी ओर देखा। मैं हूं, और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? युन किंग्याओ के चेहरे पर अभी भी एक शानदार मुस्कान थी। यांग ये ने अचानक कहा, यह मत भूलो कि मेरे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। युन किंग्याओ की मुस्कान अचानक रुक गई। टूट जाओ। यांग ये गुस्से से दहाड़ा और अचानक उसने अपनी इरादे वाली तलवार को अपने नीचे प्रकाश के घेरे में घुसा दिया। झनकार। यांग यी की इरादे वाली तलवार को रोक दिया गया था, लेकिन उसने अचानक उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और घुमा दिया। अनुभव करना। तलवार जमीन में घुस गई। दरार। जैसे ही प्रकाश का घेरा धीरे धीरे टूटा, एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी और यांग ये के मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। हालांकि ठीक इसी समय जमीन के नीचे से अचानक सफेद रोशनी की एक किरण निकली, और फिर वह इतनी तेजी से उसकी छाती में घुस गई कि वह बिल्कुल भी बच नहीं पाया। उसके बाद एक आदमी जिसकी पीठ पर एक हरा धनुष था, यांग ये के पीछे दिखाई दिया। पवित्र रैंकिंग में 6ठे स्थान पर और तीरंदाज टीम के नेता हेलियान की तलवार सम्राट को बधाई देते हैं। उस आदमी की आवाज यांग ये के कानों में गूंज उठी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।